गवर्नमेंट जॉब्स, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, कभी किसी को मत बताओ कि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि अब आपने हाथ उठा दिया ना, पूरा बैच वेट करता है, निकली नहीं निकली तो 2 साल 3 साल 4 साल ये रिप्लेसमेंट निकाल ले जाएंगे आपके। 2-3 साल तक कोई भारी चीज रह जाती है। तो जीवन में पहली बार आज शायद 121 सेमिनार है, मैंने कुछ स्लाइड सुनाई। मैंने कहा राजस्थान आए हैं और राजस्थान की IIT जोधपुर में आए हैं, तो आज पहली बार स्लाइड्स बनाने का कुछ मेहनत करेंगे। यहाँ पे मैं आ रहा था तो आप ही में से एक स्टूडेंट था, 3rd ईयर का ऋषि। तो मैंने उससे पूछा कि किस टॉपिक के ऊपर बात करें। मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो बात ऐसे स्टार्ट हुई थी, भैया आपने क्या रेजोल्यूशन ले रखे हैं इस साल के। तो मैंने वापस पूछ लिया आपने क्या ले रखे हैं, तो उसने कहा इंटर्नशिप निकालनी है। मैंने कहा ब्रांच क्या है, बोला कंप्यूटर साइंस। मैंने कहा तो निकल जाएगी। फिर उसने कहा भैया फिटनेस पे काम कर रहा हूँ और फाइनेंस के बारे में काफी कुछ सीख रहा हूँ। तो मैंने कहा इस टॉपिक में इंटरेस्ट होता है लोगों को, तो बोला हाँ। तो उसने कहा एक फाइनेंस के बारे में बात कर लो, दूसरा स्टार्टअप्स के बारे में बात कर लो। अब मैंने कहा यार स्टार्टअप्स में IIT के बारे में जाके क्या बात करें, यहाँ पे 1000, 5000, 10,000 करोड़ से नीचे बात नहीं होती। जब तक बड़ी बड़ी फंडिंग ना ले लो उससे पहले कुछ आवाज ही नहीं उठती। तो 3 टॉपिक आप मोटा मोटी हम रखेंगे। पहला मैंने मोर और लेस रखा है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है फाइनेंशियली। तो पहला टॉपिक होगा कि आपने जेई के अंदर तो एक ऑल इंडिया रैंक निकाल ली है, पर लाइफ के अंदर अभी काफी एक बड़ा कंपटीशन आएगा जिसमें सिर्फ 10 लाख 15 लाख लोग नहीं बैठेंगे, अच्छे खासे 100 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आती है, या आप चाहो तो अपनी ग्लोबल रैंक भी निकाल सकते हो उस हिसाब से। किस एज पे आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक निकालनी थी, क्योंकि मान लो आपको काम करते हुए 5 साल हुए और कोई 30 साल से काम कर रहा है, तो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं हुआ। उसके बारे में बात कर लेंगे। कुछ बेसिक सवाल, जैसे जब मैं छोटा हुआ करता था 7th 8th 9th 10th क्लास के अंदर, तो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैं पूछा करता था, सोचा करता था कि यार मिडिल क्लास मतलब किसको मिडिल क्लास कहते हैं, कौन है जो रिच की कैटेगरी में आ जाएगा, कितना पैसा कमाने पे आप अपने आप को कह सकते हो कि हाँ यार ये व्यक्ति रिच है, ये अपर मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है। और इससे क्या मैट्रिक निकाले। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के अलग अलग आर्टिकल्स में, अलग अलग पॉडकास्ट में आपको अलग अलग नंबर्स दिख जाएंगे। अच्छा मुझे एक बार याद और दिलाना, जब हम सेकंड बात करेंगे ना, जैसे कुछ टॉपिक्स मेरे बोलते बोलते दिमाग में आएंगे, तो मैं लास्ट में कुछ पूछूं और कुछ बच गया तो वो टॉपिक्स मुझे वापस याद दिला देना। पहले हम ये बात कर लेंगे ऑल इंडिया रैंक के बारे में। 3rd टॉपिक को रख देते हैं हम स्टार्टअप्स में विल टॉक अबाउट 10 मिस्टेक्स। जीवन में क्या 10 गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये भी पता चल जाए कि क्या नहीं करना, तो फिर भी हम गड्ढों से बच जाते हैं, क्योंकि एक साथ ऐसे 3 टॉपिक हो पाएंगे। और सेकंड हम बात कर पाएंगे थोड़ा फाइनेंशियल्स में, और फाइनेंशियल्स में 3-4 कैटेगरी को ट्राई करेंगे। गोल्ड को ट्राई करेंगे, माय फेवरेट इज रियल एस्टेट, और थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड। बाकी उससे अमीर कोई नहीं होता, हर कोई जो अमीर होता है वो एक्टिव इनकम से हो रहा होता है। बोलने के लिए अच्छा है, बाकी और चीजें जिनके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे, छोटे में मैं कमेंट करूं तो आधी नॉलेज रह जाएगी। तो पहला टॉपिक क्या था, मैं खुद भूल गया हूं। पहला हमें ऑल इंडिया रैंक निकालनी है। तो ऑल इंडिया रैंक के लिए मेरी एक स्लाइड खोल दूं, ये मैंने क्या लिखी तो इंडिया में हम यहाँ पे हैं और मैंने मैप नया लगाया था, हमारी स्लाइड खराब है। तो जो सॉफ्टवेयर बग है शायद वो PPT ने उसको ऐसे कर दिया, इधर मान दिया था, या ये PDF है या ये स्क्रीन बड़ी है, क्योंकि ये वाला मैप थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने एक और इतनी मेहनत करके लगाया था। कोई नहीं, मैं एडिटिंग में ठीक कर लेंगे। हाँ अच्छा, इंडिया की ऑल इंडिया रैंक निकलेगी, पर क्यों हमें ग्लोबली भी अपने आप को कंपेयर करना जरूरी है वो बात करेंगे। हम तेल जो यूज करते हैं पेट्रोल की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, वो सारा डॉलर के ऊपर बेस्ड है। अगर हमारा करेंसी वीक होता है तो हमें तेल महंगा लगेगा। आप गोल्ड जो परचेज कर रहे हो वो भी डॉलर के ऊपर बेस्ड है। तो कमोडिटीज जो हैं वो पूरी वर्ल्ड के लिए, किसी देश के लिए लेनी तो आसान होती जाए और हमारे लिए लेनी मुश्किल होती जाएगी। एक टाइम था जब $1 3 रुपए के बराबर था। $1 was equal to 3 rupees जब हमारी आजादी हुई थी।
आप हम 85 पे पहुंचे थे, ऐसे में बताया था 85 पे पहुंचे, 2-4 दिन में 86 हो गया। आज आरबीआई के जो नए गवर्नर बने उन्होंने कहा देखो भाई हम रुपये को ज्यादा होल्ड करने में पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, हमारा जो कैपेक्स है काफी लग रहा है, इसको जितना गिरना है उसे गिरने दो, ये पैसा और अच्छी चीजों में यूज होना चाहिए। तो आपको ये 86, 90 पे गिरता होगा, 95, 100 और फिर हर साल 4%, 4%, 4%, जब तक हम बूढ़े होंगे 30, 40, 50 साल में, कोई बड़ी बात नहीं है हमें एक बहुत बेहतरीन बड़ा नंबर देखने को मिले, अनटिल अनलेस हम चाइना की तरह अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट होने से रोके। तो मैंने कहा यार तेल खरीदते हैं तो ग्लोबल लेवल पे खरीदना है, गोल्ड खरीदते हैं तो ग्लोबल कलर इन्होंने कर रखे हैं, बाकी मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। जो भी आपको क्रीमिश कलर दिख रहे हैं, ऑरेंजिश कलर दिख रहे हैं, ये काफी खराब है। जितना आप ब्लू जाते जा रहे हो वो उतना रिच कंट्री है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2025 का अगर हम देखें तो 2.9 के है, चाइना हमसे 4.5 गुना बड़ा है और यूनाइटेड स्टेट्स लगभग हमसे 30 गुना बड़ा पर कैपिटा इनकम में। मतलब अगर एक इंडियन आदमी का वॉलेट देखें एवरेज, अगर हम ऐसे करके एक बीच में से एवरेज आदमी निकालें और यहाँ पे आप ध्यान रखें अगर आप ऊपर की 2000 रिच फैमिली को निकाल दोगे इंडिया की तो ये नंबर 2.9 नहीं बचेगा, काफी कम आ जाएगा उससे भी। तो इंडियन आदमी का वॉलेट कुछ ऐसा लगता है, एक चाइनीज आदमी का वॉलेट कुछ ऐसा लगता है और एक यूनाइटेड स्टेट्स के आदमी का वॉलेट कुछ ऐसा लगता है। तो यहां से हम एक बार समझना चाह रहे हैं, कई बार क्या होता है हम जिस नेबरहुड में रहते हैं हमें लगता है वही है सब कुछ। जैसे अगर आप गांव में रहते हो तो आपको लगता है गांव ही, फिर शहर आपको दुनिया लगती है, जो खेतों में लगता है वो खेतों से उग जाता है, जो शहरों में लगता है वो बिल्डिंगों से उग जाता है। यहां से हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे यार आंसर भी सीधा लिखा था, मैं थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ाता हूं, बैक जाओ एक स्लाइड। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भाई मिडिल क्लास किसको कहें। अब कोई मुंह पे सीधा बताता नहीं है यार कैसे क्या क्या कंसीडर करें। कोई बोलता है कि अगर 100 मान ले कोई पॉपुलेशन को 0 से लेकर 100 की स्केल पे, तो यहाँ से 20% हटाओ, यहाँ से 20% हटाओ, बीच का जो 60% है वो मिडिल क्लास है। पर इंडिया का मिडिल क्लास है नहीं, क्योंकि उसके पास इनके कंपैरिजन यूएसए का मिडिल क्लास एक अलग होगा, वो शायद इंडिया में अमीर की कैटेगरी में गलाने लग जाएगा। मिडिल क्लास को बहुत सरल डेफिनेशन में कहें तो एक ऐसा व्यक्ति जो शायद पूरे कोविड टाइम में अपना रोजगार चला ले, अपने घर के खर्चे चला ले और उसे कोई लोन ना लेना पड़े, अपने बच्चों की एजुकेशन भी वो चलाया जा रहा है, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस भी वो देख ले रहा है, बिजली का बिल भी वो देख ले रहा है, रेंट भी वो देख ले रहा है, और 1.5 से 2 साल का उसके पास सरप्लस पड़ा है, चाहे अगर उसकी जॉब जाती है या कुछ भी मार्केट में होता है, वॉर होता है, कोई बीमारी आ जाती है, तब भी वो 2 साल के लिए अपना घर परिवार चल सकता है। ये हो गया लेमैन के तरीके से हम देखें। अगर आपको पर ईयर देखना है, सरकार ने एक तरीके से मुंह पे कह रखा है, बस वो बोल नहीं रहे, नहीं तो उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति डायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है वो अपने आप को मिडिल क्लास मान सकता है, और 7 लाख की इनकम से नीचे सरकार कह रही है टैक्स ही मत दो, तो उसने इनडायरेक्टली आपको कह दिया मिडिल क्लास नहीं हो। अगर आप होते तो हम आपसे डायरेक्ट टैक्स ले लेते, आप हो नहीं इसलिए आपसे नहीं लिया जा रहा, पर वो मुंह से नहीं बोलेंगे, कई बार एक्शंस में दिखता है, बोला नहीं जाता है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 7 लाख पर ईयर तक आपके 0 डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट तो हर कोई दे रहा है, जूस की बोतल पी रहे हो उस पे भी है। पर एडल्ट मतलब जब तक राहुल है तब तक 7 लाख इनफ है, पर जब तक राहुल के साथ फिर नेहा आ गई तो अब 7 लाख से बात नहीं बनेगी, 7 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो अब दोनों को मिलकर कितने कमाने पड़ेंगे? दोनों को मिला के कितने कमाने पड़ेंगे? देखो 14 लाख से ऊपर कमाने पड़ेंगे। यस यस और नो? अरे यार देखो कई सारे आईआईटी हो गई, देखते हैं आज इस वाले आपके बच्चे तो सारे भरे हुए हैं। आई होप आप में से लास्ट में एक चीज करेंगे एनर्जी चेक का, उसको मैं वीडियो को डालूंगा। 120 कॉलेजेस में अभी तक सबसे हाई एनर्जी प्राइवेट कॉलेजेस में रही है आरबीसी बैंगलोर की, वो तो बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में थे तो वो उस हिसाब से खिंच गए। दूसरे पे रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की वो दूसरे कारण की वजह से काफी लाउड हो गया था। और आईआईटीज में अगर मैं बात करूं, आईआईटीज का आई गेस आईआईटी दिल्ली का फिल आउट था अभी तक जितना है, देखते हैं आज हम अपना एनर्जी देख पाएंगे। मैं अभी
वहीं पे था, शायद इससे पहले आपके संदीप जी के साथ था एक सेशन, तो वहीं पे हम इवेंट में पहली बार उनका मिलते हैं, तो मैं मिले उनसे, तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसे ही चलते चलते बात आई, तो हमने कहा यार IIT के बच्चे बड़े सीरियस होते हैं, सुनते रहते हैं, एनर्जी नहीं दिखाते, पंजाब जाते तो बड़ा मजा आता है, उधर साउथ जाते तो बड़ा मजा आता है। तो आज जब पूछे यस 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 बढ़िया एनर्जी लेकर आते हैं, यस और नो, ठीक है, लगे जैसे कि आप कॉलेज के अंदर है, जान है अभी। तो अगर हम 7 लाख पर ईयर पर एडल्ट है, नेहा साथ में आ गई तो 14 लाख उसे कर देना। नेहा राहुल अगर अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, हर एक को हाफ टिकट मान दो और अपने आप को 6 एडल्ट मान दो, ठीक है। तो मोटा मोटी देखो कोई डेफिनेशन नहीं है, पर सरकार से अगर आप नेक्स्ट पे चलते हैं, हु इज इन द अपर मिडिल क्लास। अब जैसे ही 7 लाख से आप ऊपर आना स्टार्ट करते हो इंडिविजुअली, तो सरकार कहती है 15% टैक्स, फिर थोड़ा और ऊपर 20% टैक्स। जैसे ही आप 15 लाख से ऊपर आओगे, सरकार कहती है कोई डिस्काउंट नहीं, 30%। तो एनीवन एवरीवन जो 15 लाख पर ईयर से ऊपर कमाता है, वो अपने आप को अपर मिडिल क्लास कह सकता है पर एडल्ट। अगर राहुल नेहा है साथ में तो 30 लाख, राहुल नेहा प्लस 1 मम्मी 45 लाख। जैसी समझ में आ गई, सिंपल कैलकुलेशन। अब प्रश्न आता है, आगे मत करना, अब प्रश्न आता है रिच कौन कह सकता है अपने आप को। क्या सरकार ने यहाँ पे भी एक ब्रैकेट बना रखा है? तो बना रखा है, रिच होगा नेक्स्ट स्लाइड अगर आप 50 लाख पर ईयर कमाते हो। सरकार ने कहा है जैसे कंपनी का ऑडिट होता है कि भाई हमें करना पड़ता है, 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी का करना पड़ेगा। इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल जो होते हैं उनके ऊपर होता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आपका टैक्स ऑडिट होगा। मतलब सरकार को बताओ तुमने कहाँ पैसे सारे खर्च किए हैं जिससे तुम्हें ट्रैक कर पाए, मतलब तुम थोड़े इंपॉर्टेंट आदमी हो, कहीं बीच में मिसमास नहीं कर दिया हो। इनडायरेक्टली सरकार कह रही है कि 50 लाख पर ईयर पे, ओ मैंने लगता है सिर्फ आगे का नंबर चेंज किया, मेरे पास आधा घंटा था स्लाइड बनाने के लिए। वो 7 लाख वाला ही जीरो डायरेक्ट टैक्स से जगह कंटिन्यू होता जा रहा है, काफी कुछ एडिट करना पड़ेगा, और मैं जितना ज्यादा मूव कर रहा हूँ उतना एडिटिंग डिफिकल्ट होगी। इधर आ जाता हूँ मैं। तो 50 लाख पर ईयर अगर आपकी है तो आप रिच कैटेगरी में आते हो। अगर आप राहुल नेहा फिर से 2 हो गए, अब थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, 1 करोड़ पे नहीं जाते हैं क्योंकि इंडिविजुअल एक्सपेंस कितने ही होंगे। तो आप बोल सकते हो कि 75 लाख अबव एज अ कपल, फैमिली पूरी है तो अगर आप 1.25 करोड़ साल में कमा रहे हो तो आप अपने आप को रिच कह सकते हो। इसके बाद अगली स्लाइड में भी काम खराब है, देखना हु इज एन HNI। बच गए। HNI वो होता है, इंडिया की डेफिनेशन है जिसके पास भी 5 करोड़ की एसेट है, वो अपने आप को HNI कह सकता है। पर ग्लोबल डेफिनेशन है $1 मिलियन। रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है तो 8.5 करोड़ हो चुका है नंबर, सरकार अभी अपडेट करेगी। तो 8.5 करोड़ अगर आपके पास एसेट्स में है, आपके पास कुछ भी जमीनें वगैरह हैं, इससे मुझे कहानी याद आती है। स्कूल में मेरे एक दोस्त था जिसका नाम ले लो आप राहुल। अब राहुल काफी कमजोर परिवार से आता था, वो हरियाणा से आया करता था, दिल्ली में हमारा स्कूल हुआ करता था, अप डाउन जो उसका काफी लंबा था। तो जैसे दिल्ली बॉर्डर है उसके जस्ट बाद उसका गाँव होता था सोनीपत साइड में। वो आता था, ज़्यादा पढ़ता लिखता भी नहीं था, तो मुझे लगता था यार, और मेरा दोस्त अच्छा था वो, तो मैं उसे कहता था यार इसका क्या होगा, मतलब ये क्या कर रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा। कॉलेज भी उसको कुछ बहुत अच्छा नहीं मिला, वो इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, नॉर्मल अपनी डिग्री कर रहा था। तो मेरी उसकी तरफ सिंपैथी बढ़ती जा रही थी, ऐसे बढ़ती जा रही थी। वो आपका एक दोस्त होता है ना, जब आपको बुरा फील हो रहा होता है तो आप अपने उस दोस्त को कर लेते हो, फिर उसकी हालत देख के आपको अच्छा लगने लग जाता है। तो ये कुछ उस प्रकार का मेरा दोस्त है। तो चीजें ऐसे करते गए, मैं कहा यार ये क्या कर रहा है, तो कुछ कर ले यार, तो सरकारी का देख ले, तो ये देख ले, तो वो देख ले। अब मुझे पता चला उसके पास सोनीपत में 5 एकड़ जमीन, उधर 5 एकड़ 1 किला आप कह सकते हो उसके पास लगभग 25 करोड़ की जमीन है। मुझे एकदम से क्लियर हो गया कि जो मैं बचपन से सोच रहा था कि यार ये तो पढ़ नहीं रहा, इसका क्या होगा, और उसके आप पेरेंट्स को देखोगे तो बिल्कुल यूं लगेंगे जैसे गांव में रहते हैं, बिल्कुल वो सफेद कुर्ता पजामा, मम्मी है वो गाय भैंस की कर रही है, 2 गाय बांध रखी हैं, छोटा सा घर है, 2 कमरे हैं उसके अंदर, पर पुश्तैनी जमीन है जो अभी तक बेची नहीं है। तो जब मैंने इस तरह की चीजें देखी तो वो राहुल कह सकता है कि ही इज एन HNI। क्या समझ में आया?
तो रिच होने के लिए एक पर ईयर इनकम बता दिया, पर हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास अच्छी एसेट्स हो। आप में से कई सारे के पेरेंट्स जिन्होंने टॉप 6 सिटीज के अंदर घर ले रखा है, मकान बना रखा है। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे कॉलेज में बच्चा रिबेलियन होता है, क्या है यार बीच में टाइम खा लिया खाना, क्यों कॉल कर रहे हो यार, सो लिया, पढ़ लिया पेपर के लिए, आईआईटी निकाल लिया, कॉलेज वाले क्या एग्जाम्स हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी अपनी तनख्वाह देखता है, सेविंग्स देखता है, उम्र हो जाती है 28-30 साल की, फिर देखता है मेरी नेटवर्थ ये है। पापा काम तो नॉर्मल करते थे, पर ये जो मकान है ये 5.5 करोड़ का हो गया है, ये हो गया है, तो आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है उनके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अल्ट्रा एचएनआई। अल्ट्रा एचएनआई इज अ पर्सन जो कि $30 मिलियन, लगभग 250 करोड़ रुपए के पास है, जिसके एसेट्स हो। इंडिया में कितने अल्ट्रा एचएनआई हैं? लगभग कभी एक 1.5 साल पुराने फैक्ट में 13,000 था, तो मान लेते 15,000, करीबन 16,000 आप करीबन मान लें, तो 15-16,000 अल्ट्रा एचएनआई हैं इंडिया के अंदर। तो अगर आपका बैंक बैलेंस 250 करोड़ से कम है, तो आप कह सकते हो मेरी ऑल इंडिया रैंक 15,000 से कम है। अब हमें पता है सारा नंबर यहाँ पे एक नंबर का काम होता ही नहीं इंडिया में, यस और नो। मुझे तो कई बार वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आता है कि FY25 के Q2 की ग्रोथ सिर्फ 5.4% रही, ड्यू टू इलेक्शंस ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं हो पाया। अब मैं सोचता हूँ, अच्छा मुझे बताओ, ये एक नंबर का काम चल रहा है। अब जिस भी कंट्री के अंदर रेगुलेशन ज्यादा होंगी, टैक्सेशन ज्यादा होगी, वहां 2 नंबर का काम भी काफी चलेगा। कोई प्रॉपर्टी सीधी सीधी नहीं निकलती, ना प्लॉट सीधे सीधे निकलते हैं। आप Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर जाओ, जीएसटी भी नहीं देते गोल्ड के ऊपर, बिना पेपर वर्क के लेंगे। तो इतना काम 2 नंबर का होता है। मैं कल जयपुर, कल 2 से 3 दिन पहले मैं जयपुर में था, बड़ा अच्छा है वहाँ पे, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और उसका खाना अच्छा है, तो मैं बार बार जाता हूँ। श्री बालाजी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, इस तरीके से करके कुछ है। वहां जाते हैं, वो व्यक्ति कभी यूपीआई नहीं लेता, हमेशा कैश में पेमेंट होती है। कैश अगर आपके पास नहीं है तो कहता है यहाँ पे वो है एटीएम, उससे निकालो और करो। फिर एक दिन मैं कैश लेके गया, अगली बार मुझे पता था कैश ही लेगा, तो बिल आ रहा था, ज्यादा बिल नहीं आते वहां पे, बिल आ रहा था मेरा लगभग 750 रुपए का। तो उन्होंने कहा ज्यादा करना तो पर्ची पे, क्योंकि हमारे लिए वो एक्सपेंस की तरह बुक हो जाएगा। मैंने कहा सही है यार, ये तो दोनों वे वर्क करता है, ना खुद दूंगा और अगले का भी बचाऊंगा। तो इस तरीके से काफी बड़ा इंडिया वर्क करता है। पर जीडीपी जो 5.4% है, उसमें सिर्फ एक नंबर रजिस्टर हुआ है। 2 नंबर में कितनी ट्रांजैक्शन हो गई, कितनी ग्रोथ हो गई, वो सारी तो बुक्स में कभी आती नहीं। तो हमेशा हम मान सकते हैं कि वो 5.4%। सिमिलरली सिर्फ 15,000 अल्ट्रा एचएनआई नहीं होंगे, कई सारे राहुल, ग्रेटर राहुल्स होंगे जिनके पास सिर्फ 25 करोड़ नहीं 250 करोड़ के एसेट्स होंगे। क्या चीज समझ आ रही है? यस और नो? जिनके या तो बाप दादाओं की जमीन अच्छी जगह पे थी, या कोई पहले जनरेशन में अच्छा काम कर गया। तो ऐसे आपको इंडिविजुअल्स, आप वैसे बड़ा मेरे को बोलने ऐसा यहाँ तो बोल ही सकते हैं, इंटरनेट पे थोड़ा सोच समझ के बोलना होता है कि ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है। अब ब्यूरोक्रेसी में आप चाहे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल देख लो, चाहे पॉलिटिशियन देख लो, इतना रिस्क लिया तो रिवॉर्ड होना चाहिए। तो जो 50 लगा रहा है वो 200 निकालेगा, पर वो 200 कभी आपको जीडीपी नंबर में नहीं दिखेगा, उसका बहुत छोटा फ्रैक्शन देखेगा कि भाई जमीन लेनी है तो अब कुछ तो वाइट देना पड़ेगा, सर्कल रेट आपको एटलीस्ट करनी पड़ेगी, पर ऊपर का रेट है वो नहीं आएगा। तो आप टोटल मान सकते हो 15 में 15 ही और जोड़ दो मिनिमम, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, और 15 जोड़ दो मिसलेनियस पॉलिटिशियंस। मतलब मेरे हिसाब से 30-35 हजार या 40 हजार अल्ट्रा एचएनआई इंडिया के अंदर एटलीस्ट होने चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ इंडिया के अंदर 150 करोड़ की आबादी है, ठीक है, टैक्स पेयर्स कितने हैं इसमें से? 7 करोड़। मुझे वो धमाल का डायलॉग आ गया, छोटा बच्चा कहता है ना 10 करोड़, तो 7 करोड़ टैक्स पेयर्स है। पर वो 7 करोड़ में से 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 7 लाख से नीचे की ब्रैकेट में, इसलिए जीरो टैक्सेस, टैक्स फाइल कर रहे हैं पर दे जीरो टैक्स रहे हैं। तो एक्चुअल टैक्स पेयर्स कितने हो गए? 2 करोड़। तो मतलब तुम्हारे आईटी वगैरह सबका खर्चा 2 करोड़ लोग हैं, उन सब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब, तो वो नंबर काफी अनबिलीवेबल सा लगता है। देखते हैं गाड़ी सबने खरीदी। अच्छा कभी सोचा करो सरकार ऑटोमोबाइल्स पे इतना ज्यादा टैक्सेशन क्यों लेती है? जैसे अगर सिंपल सा उदाहरण लें, एक फेवरेट कार ले लेते हैं, राजस्थान के यहाँ बच्चे बैठे, स्कॉर्पियो ले,
फॉर्च्यूनर ले लें। फॉर्च्यूनर की मैथ्स मेरे को याद है, मैंने एक वीडियो में कवर किया था उसको। तो अगर आपकी 50 लाख की कार होती है तो उसमें 52% तो टैक्स है, तो एक्चुअल कार 24 लाख की होती है, 26 लाख रुपए आप टैक्स दे रहे होते हो। पर ये जो 50 लाख मैंने दिए, इस पे तो मैं पहले ही टैक्स दे चुका था 30%। जो फॉर्च्यूनर ले रहा है वो अपर टैक्स ब्रैकेट में ही होगा। तो 70 लाख उसने कमाए होंगे, 70 लाख प्लस, तब उसमें से 30% टैक्स जब कटा है तब उसमें 50 बचे। उस 50 तो 21 वो दे चुका है पहले ही, इस 50 में से 26 उसने और दे दिए। गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट अभी तक 24 ही थी, वो दे कितना चुका है? अरे करो 47। भाई यार मैं यहाँ का हूँ, मैथ्स तो आप लोगों को करनी पड़ेगी आईआईटी में। यस, तो 47 और यहाँ पे 24। अब आप तेल भराओगे उसमें, मान लो वैसे तो फॉर्च्यूनर 3-4 लाख किलोमीटर आप चलाओ टोयोटा, पर आपने सिर्फ 1 लाख किलोमीटर चलाई। 1 लाख किलोमीटर 10 लाख रुपीस तेल लगेगा, 10 रुपए का लगभग। 10 लाख कमाने के लिए कितना पहले पैसा कमाना पड़ेगा? 10 लाख कब बचेंगे जब टोटल कितना करोगे? 13 लाख रुपए के करीब कर लो, तो 3 लाख रुपए आप ऑलरेडी पहले टैक्स दे चुके। वो 47 क्या बन गया? 50। अब ये जो आपका 10 लाख का जो तेल का है, ये भी तेल का पूरा पैसा नहीं होता। ऑयल का रेट अगर 90 चल रहा है तो 45 उसमें पहले स्टेट और सेंट्रल टैक्स है। असली में तेल का प्राइस 45-50 था। ये फ्लक्चुएट काफी होता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। सरकार कहती है ये फ्लक्चुएट ज्यादा ना हो, इसलिए मान लो अगर तेल 40-50 का है तो मैं 40-50 रुपए और ले लेती हूँ जिससे फ्लक्चुएट ना हो। अब मैं 90 को मेंटेन करूंगी, तो ये 40 का 45 हुआ तब भी तुम्हें नहीं पता चलेगा, ये 60 हुआ तब भी नहीं पता चलेगा, और ये नीचे गिरा तब भी नहीं पता चलेगा। ये रीजनिंग दे रखी है। जैसे कि बाहर की कोई इकोनॉमी एकदम से तेल को रोक के यहाँ के खर्चे बढ़ा दे और सारी एनर्जी के चक्कर में सारी नीचे की सारी जो भी हमारी कंपनीज है एनर्जी कर देगा, इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, इसको कंट्रोल करने के हिसाब से जो भी रीजन। पॉइंट बीइंग मैंने 5 लाख रुपए उधर भी टैक्स के लिए, तो वो कितना हो गया? 55। और गाड़ी में कितना लगा अभी तक? 24 प्लस 5 तेल का 29। तो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में अभी मैं इंश्योरेंस में जाना ही नहीं चाह रहा, उधर जीएसटी क्या लग रहा है, मैं मेंटेनेंस उधर कहीं नहीं जाना चाह रहा। मैं उसमें तो जा ही नहीं रहा कि पर किलोमीटर 2 रुपए मुझे टोल टैक्स ही देना है। तो 1 लाख का 2 लाख रुपए तो वो भी हो गया, 1 लाख किलोमीटर का। कहीं पे ज्यादा भी लगता है, कोई सर्वे कहता है 2 रुपए पर किलोमीटर, कोई 4 कहता है, उसको सब कुछ छोड़ दूंगा। तो आपने कितने पैसे खर्च किए गाड़ी पे? मैं भूल जाता हूँ नंबर। बाजी 24 किए थे, 29 किए थे बाजी, यू डिसअपॉइंटेड मी। 29 लाख रुपीस प्लस उधर आपका ज्यादा, तो ये लगभग चलता है। अब सरकार कह रही है बेसिकली इनडायरेक्टली तुम सीधे सीधे हाथ को पैसे दोगे नहीं, 1 नंबर वाला तो दे रहा, 2 नंबर वाला दे नहीं रहा, पर तुम्हें चौधराहट पूरी मचानी है। स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर तुम लोगे, मर्सिडीज तुम्हें लेनी है, वहां पे तुमसे टैक्स निकालेंगे। क्या समझ आया? प्रॉपर्टी तुम लोगे ही लोगे, सर्कल रेट से नीचे लेने नहीं देंगे, तो उधर तुम्हें रजिस्ट्री देनी पड़ेगी। तो जब कोई सीधे हाथ टैक्स नहीं देता तो वो रेगुलेशन और टाइट करते हैं कि यहां से लेंगे। तो जो शरीफ होता है वो 2 बार पिटता है, और बदमाश होता है वो 1 बार पिटता है, छोटा सा, राइट। तो कई बार आप मेरे दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, पॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, तो 10 ईयर 15 साल का रूल। यूनाइटेड स्टेट्स में लोग 30-40 साल अपनी गाड़ी रखते हैं, सेंटिमेंट हो जाता है उसके बाद। धुआं आ रहा है, समझ गए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो धुआं करते हैं, उनपे भी 15 लाख की लिमिट, 15 साल की लिमिट, तो वो कोई चीजें सेंस नहीं बनाते। इसके ऊपर फिर आप सीधा कह सकते हो कि सीधा कौन मिलियनेयर हो गया, कौन कैसे क्या हो गया, इस हिसाब से आप अपनी ऑल इंडिया रैंक निकाल सकते हो। तो इफ यू आर पेइंग टैक्सेस, तो 7 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स फाइल भी कर रहे हो, तो आप कह सकते हो इंडिया का मिडिल क्लास आई बिलीव 7 करोड़ जेन्युइन, लगभग 7 + 7 14 करोड़ अनजेन्युइन, लगभग आप मान सकते हो 15 से 20 करोड़ लोगों का एक अच्छा मिडिल क्लास है इंडिया के अंदर। और ये बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं, ये बड़ा कमजोर नंबर है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अगर एक मिडिल क्लास बड़ी होती है तो क्या होता है, कोविड जैसे टाइम में भी बिजनेसेस ड्रॉप नहीं होंगे, कंजम्पशन बना रहेगा, तो बिजनेसेस मरेंगे नहीं तो इन्वेस्टर पैसा डालेंगे, उनका सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा।
तो इवेंचुअली और जॉब्स क्रिएट होंगे, मिडिल क्लास और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब नंबर्स में स्ट्रॉन्ग। अगर मिडिल क्लास का परसेंटेज कम हुआ तो जैसे ही आपका आया, जो आते रहते हैं 20-20 साल में, बिजनेसेस डाई आउट हो जाएंगे। डाई आउट हो गए तो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट और डाउन, वो और कम पैसा डालेगा तो मिडिल क्लास और श्रिंक होगा, क्योंकि जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे। तो इसलिए मिडिल क्लास एक बड़े पिलर की तरह एक्ट करता है। और मिडिल क्लास एंड अबव जितने भी लोग हैं वो सारे आपके इकोनॉमी में टैक्स से ये बाकी सब थे। वैसे कभी कभी सोचा करो टैक्सेस की जरूरत क्या थी, जब सरकार के पास प्रिंट करने की मशीन है तो लोगों से क्यों पैसे ले रहे हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और ऋषि कहाँ गया फाइनेंसेस में जिसका इंटरेस्ट है? कोई और क्या रह जाएगा? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो कह रहे थोड़े तुम दो थोड़े हम करके बराबर मेंटेन करके चलो। चलो ठीक है, इससे आगे चलते हैं। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, बातें बनाया, मैंने सोचा 4 स्लाइड्स बना के भी देखते हैं, नहीं तो पूरा स्पॉन्ट नहीं जाता। तो आई होप ये हमने अपना ऑल इंडिया रैंक निकाल लिया, कुछ सिस्टम बना लिया होगा। एक मैं फैक्ट और बता दूं जिससे आपका मोटिवेशन बढ़े। वो फैक्ट ये होगा कि जब भी आप अपना वर्किंग टाइमलाइन देखें तो एटलीस्ट उसे 3 से 4 डेकेड्स का देखें। रिसर्च बेस्ड फैक्ट है, या चाहे अपने घर परिवार में देख लेना, लोग अपने पहले डेकेड में कम कमाते हैं, सेकंड डेकेड में उससे काफी ज्यादा कमाते हैं, थर्ड डेकेड में फसल काटते हैं पूरी, समझ रहे हो, जैसे बहुत उसमें हाई ग्रोथ आएगा, और कोई फोर्थ डेकेड तक सर्वाइव हो गया। तो अब डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, आप किस कैटेगरी में, कुछ में डिक्लाइन आएगा और कुछ में आपके एक्सपीरियंसेस से और बढ़ेगा। तो जब भी आप देखें, आप यूं मत देखें कि यार मैं 2-3 साल में उस चीज को अचीव कर पाया, नहीं कर पाया, 4 साल में नहीं कर पाया, राहुल 30 का हो गया, अभी तक चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको ये देखना है कि मेरे पास 3 डेकेड है काम करने के लिए, राइट? तो क्या मैं हर डेकेड और बेहतर होता जा रहा हूँ? इस हिसाब से ये टाइमलाइन आप लोगों के लिए ठीक रहेगी। अरे ये बेसिक फाइनेंशियल स्टेजेस मैंने बना रखा है कि जैसे जैसे आप फर्स्ट टाइम अपनी इनकम कमाओगे, भैया जॉब लगने में हालत टाइट हो रखी है, बातें इनकम हो नहीं रही। स्टेज 1 होता है, किसी का कोई डाउट है, कुछ और इंटरेस्टिंग, कोई डाउट? वैसे तो मेरी एक ट्रिक क्वेश्चन होता है जिससे मैं प्रोवोक करता हूँ हाथ उठाने के लिए, पर आज टाइम थोड़ा कम है। बताओ, या मैं पिक करूं, जिसने टोपी पहनी होगी उसको उठाऊंगा। मैंने सिर्फ छुपा लिया टोपी ये स्मार्ट लग रहा है। व्हाइट कार वुमन में गरम भाई कोई क्वेरी है आपकी? आगे बढ़े। मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, आगे बढ़ो। चलो आगे चलते। ये इंडिया की जीडीपी है। अब हम सेकंड स्टेज में आ रहे हैं। हमने अपनी ऑल इंडिया रैंक का थोड़ा थोड़ा बात कर लिया, कुछ बाद में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाह रहा था 2-4 फालतू क्वेश्चन आ गए तो उनके अराउंड और बातें करते हैं। इंडिया की जीडीपी एज ऑन नाउ लगभग 4 ट्रिलियन है, 3.9, जब ये लाइव जाएगा तो और आ जाएगा, तो 4 ट्रिलियन डॉलर आप अपने आप को मान सकते हो। मतलब इस देश के अंदर जितनी सब कुछ फैक्ट्री कंपनी जो कुछ लग रखा है सारा कुछ मिला के हम 4 ट्रिलियन डॉलर का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर। नेक्स्ट, मार्केट कैप वर्सेस पूरा कंट्री का जो जीडीपी है। मार्केट कैप क्या है? जितनी भी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे वो निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, जो 5,000 5,500 कंपनीज हैं, उन सबको आपका मूड आया आज चलो खरीद लेते हैं, तो सारी कितने में खरीदी जाएंगी? डिवाइडेड बाय जिस देश के अंदर वो एस्टैब्लिश्ड है उस पूरे कंट्री की क्या हैसियत है। आज के दिन वो रेशियो 1.3 का चल रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि करंट मार्केट में क्या जिस देश में बैठे हो उससे ज्यादा वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए, तो शायद आप ओवर वैल्यू। ये एक बड़ा लेमैन का तरीका हो गया ऊपर से समझने का। कितने अच्छी पिक्चर्स लगाएंगे आगे। मार्केट कैप यहां भी ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया में कुछ कंपनी तो बहुत बड़ी है और वो कुछ ही हैं, वो ज्यादा नहीं होगी। ऐसे नहीं इंडिया में आप S&P 500 बोल दोगे, इधर निफ्टी 50 बोलते हैं लोग। यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी हमसे कम,
पर उनके पास S&P 500 इंडेक्स है। यहाँ पे सब इंडेक्स लगा के चलेंगे निफ्टी 50, ये 200 500 इनसे तो ज्यादा ध्यान ही नहीं ज्यादा लोगों का, उधर S&P 500 चलता है। पैन इंडिया अगर आप देखोगे तो बड़ी कंपनीज, बड़े प्लेयर्स बहुत लिमिटेड है, और ज्यादा होनी चाहिए थे जितनी हमारी आबादी है और जितनी बड़ी कंट्री है उस हिसाब से। यहाँ पे आपको उसका एक छोटी सी झलक दिखेगी। ये जितनी भी हमारे पास 5-5,500 कंपनीज हैं, इनमें से ऊपर की जो सिर्फ 50 हैं, इनका मार्केट कैप करें तो ये लगभग 2 लाख करोड़ के करीब आएगा। अगर मैं ऊपर की 500 कंपनी पकड़ लूं जो लिस्टेड है तो वो 4,26,000 आ जाएगा। मैं पूरा स्टॉक एक्सचेंज पकड़ लूं तो वो 4,63,000 आ जाएगा। पॉइंट बीइंग, अगर मैं सिर्फ ऊपर की 50 पकड़ूं और उसे पूरे मार्केट से डिवाइड कर दूं तो वो 43% आ रहा है। इसलिए हम कह देते हैं कि अगर आपने निफ्टी 50 में निवेश कर दिया तो एक तरीके से आपने देश के ऊपर पैसा लगा दिया। आपने लगाया सिर्फ 50 कंपनियों पे, पर उन 50 कंपनियों की जो हैसियत है वो काफी सिग्निफिकेंट है पूरे मार्केट के हिसाब से। और ये पूरा जो मार्केट कैप है वो अभी 1.3 पे चल रहा है। कायदे से ये इसका एवरेज मीन कहां पे रहता है, लगभग 0.86 का जो रेशियो होता है वो कहते हैं हाँ अब चीजें अपने हिसाब से चल रही है। अगर 0.5 0.6 पे आपको मिलता है तो हम कहते हैं लॉटरी लग गई, जितना पैसा है सब लगा दो, अब इन्वेस्ट करने का बहुत टाइम है। पर सिर्फ मार्केट कैप वर्सेस जीडीपी एकमात्र पैरामीटर के बेसिस पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर ये मोटा मोटी समझ के आगे ये ऐसी मेरे दिमाग में थॉट आई, मैंने बीच में रख दिया था इसको ऐसे। क्या लिखा है? If USA keeps creating wars all around the world and there is no war on USA land, guess where will people invest? ये बड़ी प्यारी स्ट्रैटेजी है। जैसे आप चाहे वर्ल्ड वॉर 1 देखो, वर्ल्ड वॉर 2 देखो, ठीक है, पर्ल हार्बर से आगे चीजें बढ़ी नहीं, उसी पे वो नाराज हो गए थे इतना ज्यादा, और दूसरों के घर में जाके सारी चीज फोड़ देंगे, बॉम्ब भी फोड़ देंगे, छोटी मोटी सारी, हमेशा शिप बाहर जा रही है, अंदर कभी नहीं लड़ते इतनी बड़ी ज्योग्राफी लेके भी। अंदर लड़ते तो सेंटीमेंट खराब हो गया, सारा कॉन्फिडेंस खराब हो गया कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का, समझ रहे हो? हमेशा लड़ो तो दूसरे के घर में, खुद के घर में कलेश नहीं करना। तो इन्होंने इसी स्ट्रैटेजी के साथ, आज भी आप देखोगे यूएसए कई सारी कंट्रीज हैं उनमें घुसता है। अगर मान लो अभी रशिया यूक्रेन वॉर है तो वो भी अच्छी बात है, लोग रशिया से अपनी प्रॉपर्टी बेच के दुबई में जाएंगे, वो कहेंगे यार हमें यहाँ पे आना है। रशिया है भी ऐसा, मैं भी रिसेंटली दुबई गया था, मैंने कहा मार्केट में तेजी क्यों आ रखी है यहाँ पे, तो बोले वो वॉर चल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट सीज कर लेती है कुछ लोगों की एसेट्स, तो वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां जहां जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दुबई फिर से डॉलर पे चलता है, ठीक है। ऐसी एक और टाइप मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये 10 मिस्टेक्स है, इससे पहले पीछे कर लो, इतनी स्लाइड बनी थी, स्पॉन्टी चलेंगे। कहां से स्टार्ट? रियल एस्टेट स्टार्ट करें? यस ठीक है, तो मेरे को उसी में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैं खुद का कैपिटल भी ऑलमोस्ट 80% रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टेड ज्यादा प्रेफर करता हूं। ऑल्दो उसमें हर बार 20% की चपट लगती है जब भी आप स्विच करते हो, 7% रजिस्ट्री में और 12.5% कैपिटल गेन जब भी आप एक से दूसरे में जाओ, बट उस पर हम बात करते हैं क्यों। और पिछले 3-4 साल स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा एक आप यूं बोल सकते हैं बूम पीरियड था, काफी सारी स्टॉक मार्केट की नई कंपनीज आ गई थी, स्टॉक ब्रोकर्स की नई कंपनी आ गई थी। अब दुनिया को चीजों के बारे में पता कहां से चलता है? जब कोई आपको मीडिया के ऊपर बताए या सोशल मीडिया के ऊपर बताए, यस और नो? Yes. एक बार पीछे वाली स्लाइड लेंगे, इससे यार हमें ये भी पता चल रहा है कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, पर बाकी सारा जो पैन इंडिया है ना, वो दूध वाले की तरह चलता है। आपने देखा है जैसे हर गांव का एक दूध वाला हो जाता है, हर छोटे रीजन में एक ब्रांड चल जाएगी, कहीं पे मदर डेयरी चलेगा, कहीं पे पारस चलेगा, कहीं पे कुछ चलेगा। ऐसा नहीं है कि पैन इंडिया कोई एक आ गई, अमूल आ गई तो वो लिस्ट नहीं हो रही, टेक्निकली हम लिस्ट नहीं होंगे, वो भी पैन इंडिया नहीं जा पा रहे। अगर आपके आस पड़ोस में कोई दूध देता है तो आप उसी से लेना चाहते हो, मैं अपने आप से देख पाऊं, इससे ले पाऊं, इसमें मेरा भरोसा है, ये पानी नहीं मिला था, पता नहीं क्या मिलाते हूँ। तो जैसे दूध वाले पैन इंडिया पूरा कैप्चर नहीं कर पाते, राइट, इसी प्रकार से इंडिया के अंदर 30,000 छोटे छोटे स्मॉल साइज, मीडियम साइज काफी सारी ब्रांड्स आ गई, तो हर एक ने छोटे छोटे साम्राज्य बना रखे हैं, पर पैन इंडिया साम्राज्य बहुत कम बन पाते हैं अनटिल अनलेस आप अपना एक नया ही मार्केट क्रिएट कर दो, राइट। जैसे फूड डिलीवरी सर्विसेज, ये टोटली एक नया मार्केट, इस तरह की अगर चीजें हैं।
इंडिया के अंदर कुछ भी बहुत बड़ा बनाना क्यों मुश्किल है? इसका एक बड़ा कारण ये भी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम देश बहुत बड़ा है, हमारी दिक्कत एक ये भी है, पर कैपिटा इनकम बड़ा कमजोर है। तो अगर आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर भी लिया तो आप चाह के भी सबको नहीं दे सकते। और रीजनल प्लेयर्स आ जाएंगे बड़े छोटे छोटे मार्जिन पे, जिन्हें अपने नाम मैनेजर को पैसा देना है। एक होता है ना, आप स्टाफ बढ़ाते जाते हो, आईआईटी से बच्चे बढ़ते जाते हो तो उनको तनख्वाह देनी है। रीजनल प्लेयर कहते हैं नो आईआईटी प्लेयर, आई एम द आईआईटी, ठीक है? वो अपना सिस्टम अपने हिसाब से चलाता है, अपने प्रॉफिट मार्जिन निकाल जाता है और वो बड़ा प्लेयर नहीं कर पाता। तो बड़ी कम सेक्टर से जिनके अंदर आप एक पैन इंडिया प्लेयर बन पाते हो। छोटे साइज की बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया के अंदर चल रही हैं। इस पे एक रिसेंटली बुक भी आई, मैं ऑथर का नाम तो भूल गया, तो उन्होंने कहा लिलीपुट लैंड, मैंने पढ़ी तो उसके अंदर भी काफी अच्छी इस तरह की चीजें थी कि भाई लिलीपुट लैंड बना रखा है, आइलैंड बन रखा है छोटे छोटे होता, कोई भी पैन इंडिया प्लेयर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, वी वर स्टार्टिंग विद रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर भी आप देखोगे पैन इंडिया प्लेयर नहीं मिलेगा। आप कहोगे डीएलएस है, वो एक तरफ ही ज्यादातर, वो ऐसा नहीं कि हर जगह है। आप देखना, जब भी आप रियल एस्टेट खरीदने जाओगे या आपके पेरेंट्स कभी जाए होंगे या आपने कभी देखा होगा, तो आपको एक छोटी सी दुकान मिलेगी, यादव प्रॉपर्टीज। पता नहीं मैंने कभी अग्रवाल प्रॉपर्टीज देखा, यादव प्रॉपर्टीज देखते हैं या और कोई मे बी दिल्ली एनसीआर में। तो हर एक रीजनलाइजेशन हो रखा है इस अंदर। तो एक कोई दोबारा पैन इंडिया कंपनी नहीं आ पा रही जो कह पाए कि भाई मैं कुछ देखो। अब सारे के सारा जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी है, इन्फ्लुएंसर्स हमेशा आपको बोलेंगे स्टॉक मार्केट बहुत। एक तो यार कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती, अगर आपको किसी भी चीज में कुछ भी आता है तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। पहली चीज, कोई भी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा अमीर नहीं होता। ये अपने आप में एक अजीब सा स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा और करना पड़ेगा मुझे। अगर आप निफ्टी के भी पिछले 2020 से लेकर 2024 तक का रिटर्न देखोगे 13.5% रहा है, और अगर आप सेंसेक्स का देखोगे 1986 से लेकर अब तक, तो वो भी लगभग 14% के करीब आया है, और उसका 2000 से लेकर 2024 देखें तो वो 11% समथिंग आया है, लगभग 12% के करीब। और जैसे जैसे हम बड़ी इकोनॉमी होती जाएंगे ये रिटर्न्स उतने बड़े नहीं रहेंगे। जैसे होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, मतलब छोटा बच्चा 40 नंबर आ रहे हैं आपके, तो 40 से 60 करना आसान है, पर 90 से 95 करना मुश्किल है, 95 से 96% करना और मुश्किल है, 96.5 करना और मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से एक पॉइंट के बाद ऐसा नहीं है कि 13-14 की जगह आप 15-16% रिटर्न कर दोगे। हाँ, पिछले 4-5 साल में हमने जरूर 17-18% का रिटर्न वो कवर हो जाएगा। हमारा इन्फ्लेशन क्या है के बाद हमारा एवरेज इन्फ्लेशन रहा है 7.5 नहीं है, ये हम बोल रहे हैं। ये नंबर 8 से 10% है, ये आपको बताया नहीं जा रहा है। अगर आप एजुकेशन देखोगे, आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप ये पूछना 8 साल पुराने या 5 साल पुराने आपके सीनियर्स थे, उनकी क्या फीस थी। जब मैं अपने कॉलेज गया था तो मेरे सीनियर्स की फीस थी 50,000, जस्ट जो 2 साल मेरे से बड़े थे। मैंने दी थी 97,000 रुपीज। मेरे बाद जो है वो दे रहे थे 1.5 लाख रुपए। ज्यादा टाइम हुआ नहीं, अब उसी कॉलेज में 2.25 लाख रुपए जा रहे हैं, और ये सरकारी कॉलेज है, तो आपके भी लगभग सेम नंबर होंगे, शायद 8-10 लाख रुपए लगते होंगे आपके इसको के हिसाब से। तो वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है। प्राइवेट कॉलेजेस में हालत और बुरे हो रखे हैं। आप मेडिकल में जाओगे तो आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट है, 12%, 13%, मन मर्जी लेंगे सबको। चलो उसके बारे में कभी और बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। तो आप रियल एस्टेट परचेज करना चाहते हो, वो भी आपको महंगी मिलती जाएगी, क्योंकि जिस जगह पे आपको चाहिए वहां पे सबको चाहिए, जिस जगह पे आपको नहीं चाहिए वहां किसी को नहीं चाहिए। सबको मॉल में जाना है, सबको मूवी देखनी है पीवीआर में, और वो पीवीआर 15 मिनट से 2 घंटे से ज्यादा होता है। तो टॉप 6 मेजर सिटीज जो हैं, 7-8 मेजर सिटीज जो हैं, ये इसको कई बार यूं भी कहते हैं T30, क्योंकि इंडिया बड़ा है। तो एक हो गई अपर लेयर, टॉप 5-6 सिटीज हो गई, फिर एक नीचे हो गई, नीचे 24 और किया है, कैपिटल टॉप लेवल। तो ये जो ऊपर की 30 सिटीज है, ये पावर सोर्स बन जाएंगे। एक सीरीज है, अगर आपने देखी हो, हाउस ऑफ कार्ड्स है, देखी है? कितनों ने देखी है? अरे नहीं पूछूंगा अंदर क्या हो रहा है, हाथ तो उठा लो। नहीं, हाँ कहाँ है हाथ? किसने देखी है? नहीं देखी तो छोड़ो, फिर इसको छोड़ देते हैं। क्या बात कर रहे थे? बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है तुम लोगों के साथ। कहाँ है तुम्हारी उत्साह, कहाँ है तुम्हारी एनर्जी? इतने में तो एनर्जी आनी चाहिए कि मैं गला खराब कर रहा हूँ। यस
तो ये जो सारी है, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, ये एडजॉइनिंग सिटीज हो गए। पूरे नॉर्थ में एक अगर आप बड़ा देखो तो ये एनसीआर ही बनता है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे जाओ तो दूसरा नंबर ही नहीं मिल पाता, राइट। तो ये आपके मेन पावर सोर्स बन जाएंगे। इधर पॉल्यूशन भी पूरा होगा, लोग कहेंगे भी AQI बहुत ज्यादा हो रखा है, पर वहीं जाएंगे, उधर ही बैठेंगे, तो पैसे नहीं मिल रहे। जो आप जैसे थोड़े और समझदार होंगे वो कहेंगे यार मास्टर्स करने के लिए यूएसए जाना है, वो यूएसए भागेंगे। या वो कहेंगे जल्दी से पैन निकालो, 2-3 साल यहाँ रहो, फिर इनसे कहो इंटरनेशनल कोचिंग दे दो। मैं जितना अपना सर्कल जानता हूँ, एक तो मेरा फर्स्ट सर्कल था टीपीएस आगे प्रोम, उसमें 1000 बच्चे होते थे। 1000 में से मेरे 550 बैचमेट्स अंडर ग्रेजुएशन के लिए ही बाहर चले गए। तो जिनके पेरेंट्स के पास ठीक ठाक पैसे हैं वो अपने बच्चे को अंडर ग्रेजुएशन में ही बाहर भेज देते। वो कहते ही नहीं आ जाओ, वो कह रहा IIT में जितना निकालेगा इतने में तो आईवी लीग निकल जाएगा, तो वो सीधा वहां भेजते हैं। दूसरा, जिनके पास पैसे कम थे, या बच्चा कहता है नहीं मैं यहाँ मेहनत करूंगा, फिर वो 2-3 साल में कहता है कि यार अब मैं बाहर जाता हूँ, तो अपनी डिग्री यहाँ कंप्लीट करता है। आप जैसे लोगों के जिनके क्रेडेंशियल्स ठीक होते हैं या कंपनी ठीक होती है, वो बच्चे अपनी फिर बाहर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वहाँ वो डॉलर में कमाते हैं। नहीं, एक ही डेप्रिसिएशन तो सिर्फ करेंसी का मिल जाएगा आपको हर साल। नहीं रिपीट तो अब वो लंबा करने लग गया। तो रियल एस्टेट के अंदर कोई भी आपको पैन इंडिया प्लेयर नहीं मिलेगा, और जितने भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर लोग बोल रहे हैं, हर एक के नीचे मेजॉरिटी केसेस में आपको कुछ ना कुछ प्रकार का प्रमोशनल लिंक मिलेगा, चाहे जरूर कोई भी प्लेटफॉर्म हो गए, जुड़ा हो गए, ग्रो हो गए, सारे के अंदर नीचे नहीं मिलती है। प्लस इंडिया में रियल एस्टेट खरीदने में क्या आप 5 लाख में खरीद सकते हो? यस और नो? क्या आप 10 लाख में खरीद सकते हो? यस और नो? आप 20 लाख भी कम पड़ेंगे, 50 लाख का आदमी कुछ सोचना स्टार्ट करता है। और अगर आपको टॉप 6 में चाहिए तो 50 में भी दिक्कतें हो जाती है, अनरजिस्टर्ड कुछ मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए 50 लाख 1 करोड़ रुपए, वो हैं कितने इंडिया में? तो अगर आप सोशल मीडिया पे आके बोलोगे रियल एस्टेट कर लो, रियल एस्टेट कर लो, तो जो इंडिविजुअल आया है उसी को लोग गालियां देने लगते हैं, तुम तो भाई बड़ी बातें करते हो, ये करते हो। स्टॉक मार्केट में आप 5 रुपए, 5 तो मैं नहीं बता, 5 की लिमिट है, 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका जो एड्रेसेबल ऑडियंस होता है वो बड़ा हो जाता है, आपका जो ऑडियंस मार्केट साइज होता है वो काफी बड़ा हो जाता है। उधर मैथ्स भी आप जल्दी लगा सकते हो। रियल एस्टेट में आप हिस्ट्री भी नहीं दिखा सकते कि भाई पानीपत के अंदर लगभग 20% से जमीनें बढ़ी है, काफी ज्यादा लोकलाइजेशन होता है। तो ये एक बड़ा कारण है। प्लस कोई एफिलिएट लिंक नहीं जुड़ती उसके नीचे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं यहाँ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं तो उससे इंडिविजुअल को बेनिफिट हो जाएगा, ये भी एक बड़ा कारण है। प्लस जो कमाने वाले समझदार इंडिविजुअल होते हैं उन्हें पता है अच्छी डील इंटरनेट पे नहीं मिलती, तो वैसे भी नहीं आ रहे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मैं भूल गया, मैं ये स्क्रीनशॉट स्लाइड में लगाना चाह रहा था। तो देयर इज अ प्लेस इन न्यू दिल्ली, इट इज सैनिक फार्म्स। सैनिक फार्म्स काफी पॉपुलर है, राइट। और उधर कुछ बड़े लोग जो होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, बड़े बड़े अपने विला बना के वहां पे रहते हैं। उधर लास्ट ईयर में गया था, 9600 यार्ड्स, लगभग 2 एकड़, 2 एकड़ का एक प्लॉट था। उसके ऊपर एक चीजें बनी हुई थी, एक लॉन टेनिस कोर्ट था, एक स्विमिंग पूल था। तो हम उसको बायर से सीधा कनेक्ट हुए थे। वो रिटायर्ड आईएएस थे, 90 से ऊपर साल की उम्र थी उनकी, वो बेच के बस निकलना चाह रहे थे, उम्र ज्यादा हो गई थी इसलिए। तो हमने अपनी तरफ से प्रोजेक्ट किया था कि भाई हम 16-18 देते हैं, उनको थोड़ा सा और चाहिए था। लास्ट में वो प्रॉपर्टी 20 CR के अंदर सेल हुई है। आज ऐसी मैं एक दिन बैठा था तो मेरे सामने रील्स आती हैं, वो आती हैं सारी रियल एस्टेट की, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है। मेरे सामने वो आया, मैंने कहा यार ये मैंने देखी है, ये प्रॉपर्टी तो मैंने देखी है। तो उस पूरी का थोड़ा बहुत घास वास जहाँ पुरानी हो गई थी, घास लगा दी, पेंट कर दिया, अच्छे से बना दी। प्रॉपर्टी काफी सुंदर थी, बस पुरानी हो चुकी थी। लॉन टेनिस स्विमिंग पूल है दिल्ली के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। सैनिक फार्म इज पॉपुलर क्योंकि रेट कम है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ सम जजमेंट। तो रेट वहाँ पे चढ़ नहीं पाया एज कम्पेयर टू दिल्ली, पर प्रॉपर्टीज बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर है। इस हिसाब से रील के अंदर आया, प्लीज मैसेज मी इफ यू वांट टू नो द प्राइस। मैंने कहा लिख दिया प्राइस, भेजो भाई, मैसेज आ गया पूरा 9600 यार्ड्स प्रॉपर्टी दिस। अच्छा, एक तो कभी सीधा यूं नहीं बोलते, सीधा 30 मिनट्स फ्रॉम कनॉट प्लेस, 45 मिनट्स फ्रॉम कनॉट प्लेस। क्यों? क्योंकि सीधी बता दी तो बाकी लोग कहीं ढूंढ ना लें, यूं नहीं बोल रहे सैनिक फार्म के अंदर।
तो नीचे लिखा 9600 यार्ड्स अवेलेबल फॉर 65 करोड़ रुपीस। मैंने कहा हैं? मैं तो पिछले साल देख के आया हूं उसे, और सैनिक फार्म में मैंने खुद वो नहीं परचेज करी थी तो वो और कर ली थी फिर साइड में। तो मैंने कहा मैं हूं तो वहीं पे, प्राइस 3 गुना तो नहीं बढ़े, ये तो मुझे भी पता है, प्राइस तो वही है। इनफैक्ट मेरे पूरे पोर्टफोलियो में जो सबसे पुअर परफॉर्मिंग जगह है वो सैनिक फार्म है। मैंने कहा इसके 3 कैसे बढ़ गए 3 गुना। तो मैंने फिर मैसेज डाला इनको, इन्होंने नंबर दे रखा था, प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर बत्रा जी फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो मैंने बत्रा जी को मैसेज किया, हाय बत्रा जी, पता नहीं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हेमंत बत्रा था या क्या था। तो मैंने कर दिया वही मैसेज करो, वी आर इंटरेस्टेड इन द सैनिक फार्म 9600 यार्ड्स प्रॉपर्टी। मैंने जिसको 20 में नहीं लिया, मैं उसको 65 में तो कहीं से नहीं लेने वाला, वो ऑलरेडी महंगा। पर मैंने कहा देखूं तो ये जवाब क्या देगा। लास्ट ईयर वी वर इन टच विद द प्रीवियस ओनर बट इट गॉट सोल्ड फॉर अराउंड 20 करोड़। हाउ मच इज इट अवेलेबल फॉर नाउ? तो मैंने पहले तो मैसेज किया था, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। जैसे मैंने कहा पिछले साल तो ये रेट थे, फिर गायब। पॉइंट बीइंग, इंटरनेट पे आपको जो चीज मिल रही है वो अच्छी डील है ही नहीं। वो वेट कर रहे हैं यार किसी का जल्दी, इस साल पिछले साल बड़े आईपीओ निकले हैं, कोई मूर्ख मानस जिसने कई इन्वेस्टर्स को बनाया हो, क्या पता उससे मैं एकदम सुंदर बनती हुई एक मोर दिखूं, वो एकदम से 40 करोड़ रुपए दे, 65 बोलूंगा, गिर के 50-40 से एक बात होती है। तो जिस रियल एस्टेट के जो असली लोग हैं वो नीचे नीचे काम कर रहे होते हैं। इनफैक्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कोई आपको ब्रोकर वगैरह भी पॉडकास्ट के अंदर आके अच्छे से बात कर रहे हो, अंटिल अनलेस उन्हें अपने 2000 करोड़ फ्लैट्स बेचने, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा हो, वो बात ही नहीं करेंगे, वो रेडार में ही नहीं आना चाहते। रेडार पे आप जितना हो, मतलब इनफैक्ट पिछले 3 साल में मैंने खुद पर्सनली अवॉइड करा है कि ज्यादा रेडार जितना हो उतना ज्यादा और पकड़ना चाहते हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, जितना कम देखो एक पॉइंट के बाद उतना बेटर रहता है। पता नहीं क्या देख रहा हूँ मैं स्लाइड के अंदर, बार बार गर्दन पीछे मुड़ जाते, फिर याद आता है इसमें कुछ नहीं। तो काफी ज्यादा आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जाएगा, और बिल्कुल उसमें आप कर सकते हो। आप गोल्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, गोल्ड में तो खैर फिक्स्ड रिटर्न है, उसमें ज्यादा आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। आप स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में भी कर सकते हो। इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आपकी एक्टिव इन्वेस्टमेंट। आपको पहले अपनी मैं 5 पेजेस बताऊंगा, एटलीस्ट वो पहले करनी चाहिए, उसके बाद आपको फाइनेंशियल का एफडी के बारे में जानना चाहिए। जब तक वही पूरा नहीं हुआ, आप चलो ये गणित करते हैं, 13% का हमें लगभग रिटर्न मिला है निफ्टी से, 8% की इसमें से इन्फ्लेशन हटा दो। एक्चुअल में अगर आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और जोड़ोगे तो 10% से नीचे नहीं बैठेंगे। पहले आपके पेरेंट्स जोमेटो यूज करते थे, यस और नो? क्या नेटफ्लिक्स यूज करते थे, यस और नो? नो। क्या जियो को पैसे देते थे, यस और नो? नो। क्या ड्यूल सिम पे 2 बार जियो को पैसे देते थे, यस और नो? आज के दिन वो सारे खर्चे आ गए। आज के दिन बिजली है तो बिजली के पीछे इन्वर्टर और लगा है। इन्वर्टर में भी कोई पैन इंडिया बड़ा प्लेयर नहीं मिलेगा। आप देखो इन्वर्टर में भी आपको स्टेट वाइज प्ले करते हैं, बल्कि सबकी प्रॉब्लम है। इंडिया में जितने भी लोगों को सेकंड होम लेना है, बिजली हर जगह पूरी टाइम आती है, फार्म हाउस में पीछे लगाते हैं, तो उसके बाद पैन इंडिया आपको एक सिंगल में याद नहीं आएगा, रीजन वाइज चीजें चेंज हो जाएंगी। तो पॉइंट भी मैंने उनसे पूछा आप फाइनेंसिस कहाँ से पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं यूट्यूब पे फ्री से पढ़ रहा हूँ। ये जेई नहीं है, ये कोडिंग ही नहीं है। आपने लैपटॉप खोला, ज्ञान की प्राप्ति करी और निकल पड़े। आपको ये भी नहीं पता कि जो उसके बारे में बोल रहा है उसने खुद उसमें कितने पैसे लगा रखे हैं। आपको कोई नॉलेज नहीं है कि पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई प्रमोशन हुआ है। जितनी स्टॉक मार्केट में कंपनीज आएंगी उतना इन्फ्लुएंसर्स के लिए पैसा आएगा, उतनी उस चीज के बारे में बातें ज्यादा होंगी। मुझे आज भी याद है 1-2 बार मैंने भी इनके साथ काम किया, फिर एक पॉइंट आया, मैंने कहा यार ये मतलब वो आपकी ऐसी चीज हो जाती है कि आप कितनी बार उसको करके कर पाओ। 2 बार के बाद मेरे को याद है मैंने एक से एक काम करा, उन्होंने कहा आपको 3 वीडियो बना दे, मैंने उनको फिर पैसे वापस दे दिए। मैंने कहा नहीं हो पाएगा मेरे से, वो चीज़ों को ठीक वापस करें। ये आज से 3-3.5 साल पुरानी बात है। कॉलेज से आप नए निकले हुए होते हो तो आप सोचते हैं यार कुछ आ रहा है तो क्यों मना करें। फिर जैसे जैसे आपको समझ आती है तो आपको दिख जाता है कि मत फंसो, अगर आपको लंबा खेलना है कोई ना कोई चीज कटेगी, आप अपना फालतू में नाम खराब करोगे। देखो एक चीज होती है कि गलतियां हर कोई करेगा, आपने भी काफी सारी करोगे कॉलेज के अंदर, आगे भी करेंगे। एक होती है आपको दिख रहा है गलती होगी फिर भी आप गड्ढे में घिसे, चलते चलते मतलब दोनों में डिफरेंस है, एक को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो पॉइंट भी
वहां पे आप अपने आप को समझाएं। इफ यू आर लर्निंग समथिंग फाइनेंशियल, एक तो जिसको आता होगा वो सिखाएगा नहीं। अच्छा, ये फोन पे कह रहा था मैं अच्छा हूँ, मुझे लगा ये कह रहा है मैं अच्छा हूँ, मैं सिखाता हूँ। वो फोन पे कह रहा था मैं अच्छा हूँ। तो जिनको भी अच्छे प्लेयर्स होंगे, अच्छा अगर स्टॉक मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर चीज वर्क करती है, जीरो सम गेम है कई चीजों में, तो और चलो किसी में लॉन्ग टर्म में नहीं भी हो रहा, तो मैं आपको क्यों बताऊं? फिर तो सबको पता चल गई वो बात। अरे यस और नो? Yes. जिसको सैनिक फार्म में प्रॉपर्टी बेचनी है वो ये नहीं बोल रहा कि सैनिक फार्म में 2 एकड़ है, 45 मिनट्स फ्रॉम कनॉट प्लेस। भाई जगह बता दो। नहीं बताएंगे। तो मैं देख रखी थी तो मैंने उसको मैसेज किया, फिर उसके कान खड़े हो गए, यार इसको पता चल गया कहीं पहले ना आ जाए, तो कहाँ आएंगे वो। तो इतनी आपको इंटरनेट पे कभी भी अच्छा फाइनेंशियल कंटेंट मिल जाएगा, और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। आप देखोगे जो स्टॉक ब्रोकर की कंपनी चलाएगा वो बोलेगा मैंने कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करा। मुझे बताओ, अगर आपके पास 4,000 करोड़ रुपए, फर्क पड़ता है आपने प्रॉपर्टी ली नहीं ली? यस और नो? No. जो मेरा कॉम्पिटिटर है मैं उसकी जाके क्यों एसेट लूं अगर मेरे बिजनेस हैम्पर होगा उससे? तो यस और नो? अगर मेरे बोलने से कि मैंने रियल एस्टेट नहीं लिया, आप अपनी जमा पूंजी मेरे ब्रोकरेज के थ्रू मार्केट में लगाते हो तो मेरा तो फायदा है। यस और नो? मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए मैं तो ब्रोकरेज दूंगा। यस और नो? वो जो होता है ना एक्सपेंस रेशियो 0.59%, 1%, 1.8%, आप कमाओ ना कमाओ आपके पूरे में से वो कटेगा सारा। The best businesses are brokerage businesses. रियल एस्टेट उसमें सबसे ऊपर आता है। मार्केट ऊपर जाएगा तब भी किसी को खरीदना है, नीचे जाएगा तो किसी को बेचना है। और दोनों टाइम आप अपना अपना कमीशन ले सकते हो। उसमें सिर्फ कमीशन नहीं होता, जो सीरियस प्लेयर्स होते हैं वो पूरा 100% ROI में कहते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें कवर किया था। मुझे कुछ ऐसे लोग मिल पाए क्योंकि आपको जब पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो आप पैसे कुछ ढूंढने होते हैं। लकीली मेरे को अपने पेरेंट्स के थ्रू कुछ ऐसे लोग मिल पाए जो 20-25 साल से फैमिली बिजनेस नहीं, फैमिली बिजनेस तो कहाँ से हो गया, फैमिली लोन में की, तब भी 100% ट्रस्ट नहीं होता मेरा। पर ठीक है, जो आपको बता रहे हैं दिखा रहे हैं, आप देखते हो अपनी समझ लगाते हो, चीजें आगे बढ़ती है। तो 13% निफ्टी देता है, 8% इन्फ्लेशन का हटा लिया, कितना बचा? पर चलो इसको 7 मान, ठीक है। अब 7% पे अगर आप अपने यार पैसे बढ़ाते हो, वैसे मैं उसको पूरा डालेंगे, मतलब रिकॉर्ड आपका बिल होता है, हम HD में डालेंगे इसको, तो 2000 बच्चे कंप्लीट कर रहे थे, इसको कंप्लीट डालेंगे। तो 7% के बेसिस पे रूल ऑफ 72 होता है यार, जैसे अगर 7% का आपको ब्याज मिलता है तो 10 साल में आपकी वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। यस, और हमने इन्फ्लेशन हटा ली तो इसको रियल ग्रोथ मान सकते हैं, हाँ या ना? तो 7% की रियल ग्रोथ है तो 10 साल में डबल होगा। अब आप 20 साल के हो मान लो, और मैं आपको 80-90 साल तक मान लो जिंदा मान लेता हूं आप 20 साल इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बहुत बड़ा रेयर सिनेरियो में बता रहा हूं कि आपने मार्केट में पैसे डाले, आपकी इमरजेंसी कोई नहीं आई अगले 50-60 साल, आपने 1 रुपया भी नहीं निकाला, ना खुद की शादी के लिए, ना बच्चे के नर्सरी में एडमिशन की घूस देनी होती है उसके लिए, ना मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए, ना कोई और चीज के लिए, आपने अपनी म्यूचुअल फंड में से 1 रुपया भी वापस नहीं निकाला, तब भी 60 साल तक आप निवेश रहे, तो 60 के हिसाब से 2 4 8 16 30 64, अगर आपने 50 साल निवेश किया तो पैसा 32 टाइम्स होगा। अगर आपने पैसा 60 साल इन्वेस्ट किया, जो कि बहुत बड़ा होराइजन में ले रहा हूं, क्योंकि आप में से कई ऑलरेडी 20 के हो गए होंगे, अभी अपने जॉब करनी स्टार्ट नहीं करेंगे, लगभग आप 22-23 के बीच में आपको हो गए मास्टर्स जाना, उसमें और पैसे लगेंगे। मैं काफी एक आइडियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो ले रहा हूं, 80 साल तक आपने निकाले नहीं, ना अपने बच्चों को पैसे दे रहे हो, मैं तो बस अंदर ही रखूंगा, इनको निकालेंगे नहीं, तो उस केस में 64 टाइम्स होगा। तो कोई भी अगर आके आपको कहता है आप फलाना मार्केट में डाल दोगे, आप ढिमकाना मार्केट में डाल दोगे और आपका पैसा 10,000 टाइम्स हो जाएगा, वो 10 रुपए पता नहीं कितना हो चुका होता, तो या तो उन्होंने इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं किया है, या वो पता नहीं कौन सी मैथ्स कर रहे हैं। ये आपके सामने जनरल मैथ्स है। 8% की इन्फ्लेशन, उससे कम हम मान रहे हैं तो अलग चीज। देखो इंडिया में मेजॉरिटी लोगों के, आप वो पढ़ने लिखने वाले थे, बड़ी जॉब लेने वाले थे,
मेजॉरिटी इंडिया के खर्चे होते हैं टमाटर लेना, प्याज लेना, बाकी सारी चीजें लेना। आप लोगों के लिए इन्फ्लेशन मिनिमम 8, मैं 10% मान के चलता हूँ, आप मिनिमम 8 मान के चले, 10 ले लेंगे तो कोई वाली बात नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम आप 7 बना पाओगे, क्योंकि 8 + 7 15% हो गया, उतना निफ्टी नहीं देता। अगर आप निफ्टी से भी कोई बेहतर इंस्ट्रूमेंट भगवान जाने अगर हैं तो गारंटी किसी चीज की नहीं। तो आप देख रहे होंगे, मैं इसमें एक स्लाइड और डालना चाहता था, जैसे कि कितनी कंट्रीज ने क्या डेट वगैरह ले रखा है, वो देख के कभी कभी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो होता है ना, जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक फॉर्मूला होता है, भाई मैंने इसमें पैसे डाले, हटानी अब तू डाल दे, मेरे सर से हटा अब तू डाल दे, मेरे सर से हटा मेरे पैसे निकले अब तू डाल दे, तेरा हटा कर लास्ट में सबने एक डील कर रखी, आईपीओ तक ये सीरीज बनाते रखने हैं। आईपीओ में बस निकाल दो, चाहे प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट के साथ एक बार निकल जाए, अगले 2-3 साल में बस प्रमोटर फॉर्म निकाले, फिर जयराम जी। और ये चीज कई जगह आपको रिपीट होते हुए दिखेगी आने वाले साल में। पिछले साल भर से आईपीओ में काफी तेजी आई है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है लो पैसे और पैसे लो और पैसे लो, बीच में फट गया तो कहते हैं भाई जो अच्छा नहीं करता है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स ने तो पैसा कमा लिया, लास्ट वाले के पहले फट गया, आईपीओ से पहले फट गया, कोई संभाल ले गया। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर और ग्लोबली डेट चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स है $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी, डेट कितना ले रखा है? मान लो आपके पास, आप 25 लाख रुपए के आदमी, साल में 25 लाख रुपए कमाते हो आप, आपके पास कर्जा है 35 लाख रुपए का, तो मैं आपको नेटवर्क क्या निकालूं? बैंकरप्ट, यस और नो? ये यूनाइटेड स्टेट्स है, $25 ट्रिलियन और डेट है $35 ट्रिलियन का। इंडिया के अंदर क्या है? 100 रुपए के आदमी है, 70-80 रुपए कर्जा ले रखा है, इधर ये है। चाइना और आगे निकल रखा है कर्जे में, इसलिए उनके इंडेक्स परफॉर्मेंस भी 5 साल से काफी डाउन है। पॉइंट बीइंग, ऊपर की जो 5-6 इकोनॉमीज हैं, मैं इमेज डालना भूल गया, थोड़ा टाइम कम था, आप अपने टाइम में गूगल सर्च करना। टॉप 5-6 इकोनॉमी जो हम अपने आप को कहते हैं, हम 5th लार्जेस्ट हो गए, अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। ये ऊपर के जो 6-7 बड़े प्लेयर्स हैं, इन्होंने कितना कर्जा ले रखा है, ये सब कर्जे में चल रहे हैं। कॉर्पोरेट में डेफिनेशन होती है, चीज होती है, आपने 100 रुपए का कर्जा लिया, इंटरेस्ट कितना बनता है? मान लो 6 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए का आपने लिया, 8 रुपए पे लिया, 9 रुपए पे लिया, हर साल आपको देने ये 8 रुपए ही, पूरा प्रिंसिपल आप चाहे मत दो। तो सारी इकोनॉमी इस पे चल रही है, हम बस 8 रुपए देते जाएंगे, 100 पता नहीं कौन देगा, किसी पे फटेगा, हम तो 8 देते जाएंगे। अब जो बेचारा एक 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक पॉलिटिकल पार्टी का उसने लिया है, वो देश के डेट का थोड़ी ना सोच पाएगा, यस और नो? वो कह रहे 50 लगाए या 150 निकालो, नहीं तो अगली बार कैसे करेंगे? यहां पावर में 10-15 साल नहीं आते, फिर भी लड़ने की पूरी क्षमता रहती है, तो मतलब पहले काफी सरप्लस था, तो वो आदमी अपने सरप्लस में बिजी है। डेफिसिट कोई और ही देख रहा है, या देख रहे हैं नहीं देख रहे, तो ये चीज चलती जाएंगी। हो सकता है 5 साल में दिक्कत ना है, 10 साल भी ना है, 15 भी ना है, 20 भी ना है, 25 में आ जाए, हमारे टाइम में आ जाए, इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि अभी आप 7-8 रुपए दे रहे हो, ये 8 रुपए भी, ये 8 रुपए भी अब पूरी यूएस की इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज बन चुका है। मेरे को याद नहीं, पर लेस देन 10%, मतलब 7 से 8% करीबन अब उनका, या लगभग उससे भी ज्यादा, तो 35 ट्रिलियन थे, उन्होंने जिसकी रेट उठाया 7-8% के हिसाब से, वो टोटल हर साल की कमाई का इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा हो रहा है। तो बस तब तक चलेगा जब तक ये इंटरेस्ट अच्छे से कर पाएंगे, फिर एक दिन ये जागेंगे, कहेंगे कर्जा किसने ले रखा है? हमने, यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो हमने क्या कर्जा ले रखा है कि हम इन्हें $35 ट्रिलियन देंगे, प्रिंट करो, इनके पास तो मशीन है। जो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, आप 25 लाख रुपए कमाते हो, आपने 35 लाख का डेट ले रखा है, प्लस आपके पास एक पैसे प्रिंट करने की मशीन है। अब है इन्फ्लेशन, और चार्ली मुंगर ने कहा है कि भाई डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी एनिमी है वो है इन्फ्लेशन। उन्होंने रोम का एम्पायर दिया, एग्जांपल दिया कैसे रोमन एम्पायर में भी बहुत इन्फ्लेशन बढ़ी, फिर वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, फिर दोबारा सिविल वॉर करेंगे इन करके।
अब वो कब आएगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल। जैसे 1929 का डिप्रेशन अच्छा था, तो अगर 100 रुपए पे था तो स्टॉक मार्केट कितने पे गिरा? 89% ड्रॉप हो गया। अगर किसी ने 1 करोड़ लगाए थे तो उसे साल भर बाद अपने बैंक बैलेंस में 11 लाख दिख रहे थे, उसका तो दिल बाहर आ गया होगा। फिर वहां से उसे उठने में 2 डेकेड लगे लगभग। तो पॉइंट भी, आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते, स्पेशली फ्री इंफॉर्मेशन। जेई कोडिंग थोड़ा बहुत चल जाएगा, फाइनेंसेस में अगर आप फ्री के पीछे गए तो या तो 65 करोड़ का लोगे, मतलब या उसी का 65 लाख जो भी जैसा भी होगा इंटरनेट से, या फिर आपको पता ही नहीं होगा कब क्या चीजें किधर क्या फट गई, हमें पता ही नहीं है आपने उस हिसाब से। तो आपकी खुद की समझ होनी जरूरी है, पर वो आपका एक बहुत साइडलाइन आप रख सकते हो। क्यों? एक एज के बाद उसमें आप, या एक अमाउंट के बाद आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते, अब आगे चल सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा पीछे और पीछे, एक साइड में सो गई है, आगे 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 आगे, कुछ तो मिस हो गया। क्या मिस हो गया? ठीक है, अभी मेरे चलो एक एग्जांपल और बताते हैं इस चीज का। तो मैं जगह नहीं बताऊंगा ना, उस हिसाब से बेसिकली एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो इंटेल आया कि वन ऑफ द टॉप गन्स, लाइक लेट अस टेक अंबानी, ही इज नॉट अंबानी, पर सिमिलर साइज, he'll come and he'll buy thousands of acres, जो भी लैंड वहां पे अवेलेबल होगी, और जो भी नामी वहां के ब्रोकर्स हैं उनको बोल दिया गया हमें यहाँ पे एसेट चाहिए। इलेक्शन आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बदलेगी, बीजेपी विल विन एंड दिस पर्सन विल बाय ऑल व्हाटएवर इज अवेलेबल एट व्हाटएवर रेट। हमने कहा अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे खरीद लो। मान लो अगर कोई चीज 100 रुपए की है, कैसे बताएं इसका, मान लो कोई चीज ब्याना समझते हो, डाउन पेमेंट, तो आप 10%, 20% आप अपना ब्याना दें, 20% आप अपना ब्याना दें। तो मान लो आपने 50 लाख रुपए भी लगाए, तो आपकी जो 5.5 की चीज है, हम इसको 6.5-7 अगले को टिका देंगे। अगला डेस्परेट है, he'll buy at any price। तो व्हाट पीपल डू इज, वो अपने ब्याने को डाल के फिर हिसाब से चीजें, जिनका टोटल यही काम होता है, 20 साल 30 साल से लगे हुए थे, राइट, पूरा परिवार इसी के अंदर लगा हुआ है। नहीं, ऑफ द रियल एस्टेट ब्रोकर्स का जन्म ऐसे भी होता है कि उनके कुछ तो एक की जमीनें अच्छी जगह पे थी, फॉर एग्जांपल उन्होंने खुद की जमीन बेची और उन्हें पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब उन्होंने कहा ये काम तो हम बार बार भी कर सकते हैं, तो उन्होंने गांव के किसानों को अप्रोच करना स्टार्ट किया जिनके साथ वो पहले से मित्र थे, फिर उनकी कुछ बेची, फिर यहाँ से चीजें अपना आगे बढ़े। तो रियल एस्टेट इज अ सेगमेंट जिसके अंदर आप इजीली नहीं घुस सकते क्योंकि आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, बट इट डजंट मीन कि इट इज अ खराब सेगमेंट, राइट। और स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, इट इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, बट यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली फ्री रिसोर्सेज पे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अब हम लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड, राइट। वॉरेन बफेट तो टोटली गोल्ड के ऑपोजिट रहते हैं, इसे भाई जमीन पे तो मैं फिर भी कुछ उगा लेता हूँ, गोल्ड पे तो मैं कुछ उगा ही नहीं सकता। एक टाइम पे कॉपर भी बहुत महंगा था, एक टाइम पे तो ब्रास भी बहुत महंगा था। ये गोल्ड सिर्फ इसलिए महंगा है क्योंकि कुछ बैंक्स ने इसको अभी भी अपना रिजर्व बना रखा है। जैसे ही ये कुछ बैंक्स का रिजर्व हट गया, एंड इट विल हैपन इन द नेक्स्ट 250-500 इयर्स, जब भी अगले 50 साल में नहीं होगा हमारे लाइफ टाइम में, तो उसी टाइम गोल्ड की वैल्यू नहीं रहेगी। अब हम इसे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं या चाइनीज अपने कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं, जिनका प्रॉपर्टी कट चुका है, डेट उन्होंने पूरा ले रखा है, इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो एकमात्र क्लास गोल्ड बचा। या इंडियन अपने नजरिए से देखें कि गोल्ड का एक यूज केस है विच इज ज्वेलरी, शादी में दिखाना पड़ता है भाई कितने लाख की ज्वेलरी ली है वगैरह वगैरह। पहली बात, गोल्ड डॉलर के ऊपर बेस्ड है, तो अगर डॉलर हर साल 4% स्ट्रेंथन कर रहा है रुपए के कंपैरिजन में, तो आपका एक गोल्ड का तो बेनिफिट वही होगा। तो जो पैसा आपने गोल्ड में डाला, एक तरीके से आपने डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया। सेकंड, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है गोल्ड का अंदर, मुझे नहीं समझ में आता ज्यादा वो, पर फिर भी एक बहुत छोटा पोर्शन मैंने रखा है। इफ यू आर बाइंग इट, मेक श्योर कि आप उसको
आप क्यों परचेज कर रहे हो? वैसे इससे चलो फिर मैं एक इंसाइट देता हूँ। लोग कहते हैं गोल्ड हम इसलिए परचेज करते हैं आपदा के वक्त काम आएगा। यस, कि कोई ऐसी एक सिचुएशन आएगी जहां पे इंडियन रुपी की वैल्यू नहीं बनेगी, या ज्यादा मैं तो नहीं, बहुत इन्फ्लेशन हो गया, मतलब करेंसी अब मान्य नहीं है। यस, यस, तो गोल्ड मान्य होगा, मतलब लोग अपने साथ एक वेइंग मशीन लेके चलेंगे। तेरे पास गोल्ड है, ले मैं तेरे को आटा दे देगा। तेरे पास गोल्ड है, कितना ग्राम है? 5 ग्राम। चल पहले तनिष्क पे जाके देखते हैं ये रियल है या नहीं। चल दोनों साथ में चलते हैं। अच्छा, ये दोनों भाई बात कैसे करेंगे? इंटरनेट पे। कश्मीर में छोटी सी चीज होती है तो इंटरनेट बंद कर देते हैं। आप बात कैसे करोगे एक दूसरे से? जहां रुपी नहीं चल रहा वहां गोल्ड भी कैसे चलाओगे? 2-4 सिनेरियोस हैं हिस्ट्री के जहां पे ऐसी चीज हुई थी और दूसरे कंट्रीज ने गोल्ड लेने से भी मना कर दिया था एज अ उसका। देखा 2-3 बच्चों के डाउट आए। वेरी गुड। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूँ। हाँ बताओ। डिजिटल गोल्ड पे, डिजिटल गोल्ड पे तो यार मेरा ये है कि मैंने अगर स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखा है, मैंने डेट फंड में निवेश कर रखा है, सारी चीजें में से मतलब इतनी चीजें ऑनलाइन है। गोल्ड तो मुझे फिजिकल चाहिए। मैथ्स करने लग गए आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि नहीं सॉरी इनका पॉइंट ये है कि भाई 3% लगेगा आपका कैपिटल, वो सारी चीज मैं समझ गया। मैं गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं देखता, मैं उसे आपदा का उस हिसाब से देखता हूँ। और उस आपदा पे भी मैं क्वेश्चन करता हूँ, इससे मुझे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो साइज उसे बनाने में डर लगता है क्या? अगर चीज खराब हो गई, चीज कोलैप्स हो गई, इंटरनेट है नहीं, मैं अगर स्टॉक मार्केट का अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा, ऐसी आपदा आ गई तो गोल्ड का भी नहीं निकलेगा, तो आई नीड माय फिजिकल फॉर्म, अदरवाइज मेरे किसी काम का। तो चाहे मुझसे 3% मेकिंग चार्ज लो, मेरे क्या फायदा? आप ये कर सकते हो, मान लो आपको परचेज करना भी हो। इनफैक्ट हमारे दिमाग में आइडिया आया था क्यों ना अपने पूरे नेटवर्क में एक वेबसाइट बना के इसको छोटा सा बोल दें। अगर आपके पास गोल्ड होता है, स्पेशली 24 कैरेट कंप्लीट बैग भी ले लेना फिर आप बेचने जाते हो तो 100 रुपए का गोल्ड 100 में नहीं मिलता। आपने अगर तनिष्क से लिया होगा तो 97 लेंगे, कल्याण ज्वेलर्स से लोगे वो भी 96 लेंगे, और किसी और लोकल के पास जाओगे वो और 5-10 रुपए काटेगा। यस और नो? तो कंप्लीट वैल्यू नहीं मिलती। तो 3 वहां पे पटाख पड़ती है, 3 यहाँ पे पटाख पड़ती है, जिससे 6-8-10% का नुकसान पड़ता है। तो अगर आपको वो ज्यादा ही करना है तो आप अपने नेटवर्क के अंदर, पर इंडिविजुअल का नेटवर्क उतना बड़ा होता नहीं, तो हम ये कर सकते हैं आपके कोई रिश्तेदार से तो मुझे दे दो, मैं 100 का 100 दे दूँ, 99 दे दूँ, या मान लो मैंने वेबसाइट काम निकाल दी क्योंकि हमारे पास ठीक ठाक है। बस ये है, आप लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा जो ऑडियंस है कॉलेज में है वो भी काम और अगर किसी का ऑडियंस 35 एज का है तो उसके पास कैपिटल होता है ना कि वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहा हो या अपना एटलीस्ट वर्किंग प्रोफेशनल हो 4-5 साल से। क्या बच जाएगा उस 3% से? आप सोचिए क्या बच जाएगा? आपने सारा पैसा इंडियन करेंसी में रख रहा है, उसमें हर साल 4% का मेकिंग चार्ज लग रहा है, कुछ कर पा रहे हैं? तो गोल्ड मैंने इसलिए ले रखा है, वो आपदा का है, इन्वेस्टमेंट वो है, खेती उस पर कर नहीं सकते। तो बस वो आपदा के हिसाब से, बस मेरा डाउट ये आता है क्या आपदा में लोग ग्राम लेके चलेंगे? क्या आपदा में उसको चेक कैसे किया जाएगा? क्या वो लिक्विड हो पाएगा एट द टाइम ऑफ आपदा? वो लिक्विडेट कैसे होगा? क्या बार्टर सिस्टम आएगा? मतलब ये हमें समझ आ जाता है एकदम से कि गोल्ड ले लेंगे, गोल्ड का करूंगा क्या? मुझे आपसे कुछ चाहिए, मैं दूंगा। तो आप या तो सब लोग ने मशीन खरीद ली एक साथ, फिर सब लोगों के पास वो तनिष्क की वो बड़ी वाली मशीन है जिसके अंदर देख के 24 कैरेट ना वो बड़ी मशीन सबके पास है, तो कैसे वो चीज हो रही होगी? वो लिक्विड कैसे होगा गोल्ड? ये मुझे नहीं समझना आता। गोल्ड जब लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गई तो गोल्ड को आप लिक्विडेट कैसे करोगे? कैश कौन देगा उसका? कैश की वैल्यू है नहीं, तो गोल्ड बेच के कैश मिलेगा कैसे? ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है जिसकी वजह से पोर्टफोलियो बढ़ाने में डर लगता है। बट ये इट इज अ हेज, आप डाल के डॉलर के हिसाब कर सकते हो, आप उस हिसाब से है। पर अगर आप यूर इन्वेस्टिंग इट्स टोटली अप टू यू। मैं तो कोई नहीं है, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, पर मेरे से पूछोगे तो मुझसे फिजिकल में ही है सर, उसका सेंस कब समझ आता है। और कोई किसी का डाउट? मैं नहीं कह रहा गोल्ड, मुझे अजीब लगता है, कभी मुझे अच्छा भी लगता है, पर मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता।
सो बेसिकली अगर गोल्ड के साथ प्रॉब्लम्स है कि वो आप में काम नहीं कर रही था एंड रियल स्टेट में हम अभी इन्वेस्ट कर नहीं सकते, इतना है नहीं। तो अभी के स्टेट में कोई पूछ ही नहीं रहा था, इसी पार्ट पे मैं तभी फ्लाइट में कुछ ढूंढ रहा था। लाइक अभी के स्टेट में हमारे पास बचता है स्टॉक मार्केट है जो मेरे आंखों के सामने है, या फिर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लायक इनिशियली पैसा होता नहीं बच्चों के पास, तो फिर स्टॉक मार्केट में भी उसमें कोर्सेज लेके भी हम पढ़ नहीं सकते। सो व्हाट कैन वी डू? लाइक स्टॉक मार्केट के लिए आप कोर्सेज लेना चाहोगे तो उसके लिए भी इनिशियल तो लगता ही है ना। कोर्स देने का पैसा हाँ उतना भी नहीं है ना, तब तो आप क्यों आ रहे हो? नहीं तो पहले बोले तो स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव। ये वाला रील में, उसमें रील में डालो। आप YouTube से पढ़ लिया चलो ठीक है, पर खुद से ही सब कुछ फिगर आउट करते। सिमिलरली फाइनेंशियल में भी खुद से ही सब कुछ फिगर आउट करोगे टाइम लगेगा। तो बड़े गिने चुने ठीक ठाक प्लेयर्स हैं या बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं, जैसे किसी का फादर अगर ठीक है, अगर बच्चे सीखने वाले हो तो उनको सिखा देंगे। या जब आप यंग होते हो अपने फर्स्ट डेकेड में योर स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टमेंट विल बी योर एक्टिव इनकम। आप जितने भी मेजॉरिटी वीडियोस चेक करते हो कैसे हम कंपाउंडिंग से ये करते हैं, मैं एक गणित बता चुका हूं 2 4 8 16 32 64 जितने 10 साल के रैकेट के हिसाब से आप डालते हो। अगर आपने 20 डाला तो 2 4 इट्स फाइन। आपने 10 लाख डाले वो 80 लाख बन जाएंगे 30 साल बाद। 30 साल में सारे बाल या तो सफेद हो जाएंगे हो जाएंगे, यस और नो? 30 साल कितना बड़ा होराइजन है। 60 तो मतलब कंपाउंडिंग पूरी ताकत आपने इस्तेमाल कर ली। 40 के बाद कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल हो जाता है। 8 के बाद सीधा 16 फिर 32 फिर 64। तो वो तो मतलब बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हो गए लोग 30 साल की नहीं रख पाते। तो कितना 248 रियल की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन बना के तो खुश हो जाओ, हम 4 की पावर में जाएंगे, 4 16 64 ऐसे जाते जाएंगे, 1024 तक पहुंच जाएंगे। वो खुद को खुश करने वाली बात है। आपकी बाइंग पावर उतनी नहीं बचेगी। आपके पास पैसे ज्यादा होंगे, एक टाइम पे लक की बड़ी चीज होती है। यस आप देखो, आप सारे लोग, आपको मैं बोल दूं आपका लखपति पैकेज लगा, आप कहोगे इसलिए आया था मैं आईटी, तो आपका मन नहीं करेगा। कौन बनेगा करोड़पति आता था, पता ही नहीं होता था बेचारा 40% टैक्स दे रहा है, 60 लाख लेके जा रहा है घर पे, पर फिर भी सोचते थे कि आपकी क्या कर गया। आज के दिन तो नहीं है उसकी वैल्यू, तो एक बड़े जल्दी टाइम आएगा करोड़पति लखपति बन जाएगा 20-25 सालों में। और अब अरबपतियों की बात, 100 करोड़ विल बी द न्यू 1 करोड़, वेरी नॉट वेरी फास्ट, 2 डेकेड जितना टाइम लगेगा, पता नहीं क्यों देख रहा हूं मैं। एक तो आज सब फिर ध्यान आता है कि यार क्रिप्टो में डाल देंगे। अब मैं सोचता हूँ यार गोल्ड ही लिक्विडेट नहीं हो रहा, ये इंटरनेट बंद कर देंगे। लोग कह रहे हैं हम पैसे इधर से दूसरी कंट्री में भेज देंगे और वहां हमें कुछ मिल जाएगा। मेरा इंटरनेट कौन दे रहा है? तो फिर कहेंगे हम मस्त का स्टारलिंक यूज करेंगे, हम इंडिया गए वो चल नहीं देगा, ठीक है, वो बैरियर कर जाएंगे आपके। तो अगर एक देश अपना नेटवर्क डाउन कर लेता है, जैसे कोविड में पूरा देश बंद कर दिया था, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है। इस देश के अंदर इमरजेंसी में क्या क्या पॉसिबल हुआ था हमें पता है, ठीक है। कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर कैसे नेट बंद होते हैं, जैसे एक स्टेट में होता है वैसे पूरे कंट्री में बंद कर लो, तो आप कैसे बेचोगे, आप कैसे लिक्विडेट करोगे, वो वाला पार्ट नहीं समझ आता। तो थोड़ी घबराहट होती है। बाकी किसी को करने वाले हर चीज में कमाते हैं, पर मेजॉरिटी आप जो भी कमाओगे वो कोई भी किसी को पैसे कमा के नहीं देता। आप सोचो मैं इसमें डाल दूंगा मुझे पैसे कमा के दे देगा। आप अपना मकान भी किराए पे डालते हो ना, तो डर लगता है कहीं कब्जा ना कर ले, किराए के चक्कर में पूरे साथ हो। नहीं तो आप थोड़े जाके रूल्स पिछले 2 साल में ठीक हुए, नहीं तो किराएदार बैठ जाए और वो किराएदार लेडी किराएदार हो, आप निकाल के दिखाओ, आप में हिम्मत है तो। आप पुलिस वाले आप कभी नहीं निकाल सकते। ओल्ड लेडी बैठ जाए ना विद एक्सपीरियंस, वो फिर उनके पाइप काटने पड़ते हैं, ऊपर से टंकी में पानी नहीं देंगे, प्रताड़ित होकर चला जाएगा। बिजली कट खुद के घर की बिजली काट रहे होते हो आप, उसको निकाल दे, वो निकलता नहीं है। अब जाके थोड़े रूल्स ठीक हुए कि भाई निकलना पड़ेगा, वरना पहले आप कोर्ट में घूमते रहो, टाइम लगता है। तो इसलिए गोल्ड
ठीक है, बस मैं उसका पोर्टफोलियो साइज नहीं बढ़ा पाता। मैंने कल भी परचेज किया थोड़ा सा, और ऑल टाइम हाई पे था, पर फिर भी थोड़ा किया, पर उसको सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो साइज नहीं बना पाता। क्यों देख रहा हूँ? कुछ पूछो यार, यहाँ से नहीं आ रहा तो मैं उधर मुँह कर लेता हूँ। हाँ, ये ब्रिक्स इकोनॉमी वगैरह, नाटो वगैरह, ये सब पता नहीं यार किसका बनी है, कुछ नहीं भाई, हम ग्रुप ऑपरेशन साथ में हो जाएंगे। जैसे हर 100 साल में करेंसी चेंज हो जाती है, डॉलर बाय जैसे 100 साल हुए, इससे पहले कोई और, इससे पहले कोई और, 3-4 करेंसी बदल चुकी है हर 100 साल में, जो सबसे पावरफुल करेंसी होती है। अब ये सोच रहे हैं, अभी डॉलर का कोई सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटर नहीं आ रहा है। चाइनीज जो युआन है वो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है, पर वहां भी काफी ज्यादा डेट वगैरह ले रखा है। तो मैं भी अब यूं है 4-5 नेशन से एक साथ मिलकर अपनी एक सिंगल करेंसी है, जब होगा तब देखेंगे। अपना दिमाग या इसमें प्रेडिक्शन है, nobody can predict the stock market. If somebody is saying they can predict the market, they are lying, right? अब यूं मत कहना ना कि आपने 13% कैसे कह दिया था, ठीक है? तो मैंने पुराना देखा, उसको आगे चेक दिया कि ये तो 40 से 80 नंबर लाना तो आसान है, पर अब 80 से 95 लाना मुश्किल है। तो आई डोंट थिंक 1350 पर जाएगा। और कुछ अब आ जाते हैं थर्ड फेज ऑफ द सेमिनार, जो लोग जिंदा रह गए उनके लिए। यस, अब वो था क्योंकि ऋषि ने कहा कुछ स्टार्टअप से ऊपर रख देना, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। क्या बात करता हूँ, ठीक है? मेजॉरिटी नेशन में प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती नहीं, फंडिंग हमने उठाई नहीं, तो कुछ बचता नहीं है। पर तो मैं आपके साथ 10 मिस्टेक्स शेयर कर सकता हूँ। 10 मिस्टेक्स क्या होंगे? खराब राहुल मिल जाए, वैसा सा ही कुछ एक बैड को फाउंडर या बैड पार्टनरशिप होती है। जब तक आप लोगों ने पैसा नहीं कमाया, दोनों को फाउंडर्स अच्छे, जब पैसा ही नहीं कमाया तो लड़ाई किस चीज पे? अरे हाँ या ना? थोड़ा बहुत कमा लिया तब लड़ाई आती है। इसका काम ज्यादा है, मैं ज्यादा काम करता हूँ, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, ये कम करता है, इसको कम मिलना चाहिए, ये यार हर 2-4 दिन में इधर कहीं चला जाता है, इसके घर में काम आ जाता है, नॉट सीरियस टुवर्ड्स द विजन। या फिर पार्टनरशिप तब चल जाएगी जब पैसे कोई और दे रहा हो, फंडिंग का पैसा किसी को अपनी जेब से नहीं देना, दोनों को कोई तीसरा दे रहा है, दोनों खुश हैं, तब चल जाएगी। पर तब वही है, 1000 में से एक अमेज़न बनता है, और उस अमेज़न की स्टोरी पे 1000 स्टार्टअप्स पिच और बन जाती हैं। विल बी द नेक्स्ट अमेज़न इन दिस, विल बी द नेक्स्ट अमेज़न इन दिस करके कई सारे आते हैं। तो हीरो एक होता है व्हिच इज एन अमेज़न, बट उसके पीछे ये वॉरेन बफेट की लाइन है कि व्हाई डू वी ओनली इन्वेस्ट इन वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी में क्यों डालते हैं जिसके स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो, व्हिच इज अ सीईओ जिनकी 50 करोड़ की तनख्वाह क्यों होती है? वो इसलिए होती है, पर वो लंबा और टॉपिक चला जाएगा। पर बैड को फाउंडर एंड बैड पार्टनरशिप्स, मैंने कई सारे फाउंडर्स के साथ मिलने का मौका मिला, कई सारी पार्टनरशिप हमने करी। लास्ट में मेरा सिर्फ 2 के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक मेरी खुद की वाइफ और दूसरे हैं उनके साथ वो व्यक्ति अच्छे हैं, बस बाकी मैंने सारी पार्टनरशिप करके देख ली, वो सस्टेनेबल मुझे। तो आप बड़ा सोच समझ के अपना धैर्य दिमाग यूज करके, इसमें कोई टिप नहीं है, मैं बोलूं ऐसा राहुल ढूंढो अपने लिए, वो आप खुद ही गलती कर करके 2-3 राहुल खराब मिलेंगे, तब जाके आपको अपना राहुल मिलेगा। आप कहोगे राहुल नहीं मुझे तो रोहित चाहिए था, समझ रहे हो? ऐसे ही नेहा कुछ और बन जाएगा। बैड को फाउंडर एंड बैड पार्टनरशिप, ये ऐसा बम है जो फटेगा। अरे वाह, आगे क्या लिखा है? 10 lakhs. Let me tell you a story. In my own category, there was a competitor. तो मैंने कोडिंग वर्टिकल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने को फाउंडर को बुलाया, ऐसे थोड़ी देर बात होने लगी, मैं 2-4 साल से जानता था, ज्यादा डिटेल्स तो क्यों शेयर करें। थोड़ी देर में बात ये हो रही थी, मैं आपको महीने के 10 लाख रुपए दूंगा, इसको बच्चा दे दो। को फाउंडर ने कहा मैं कर दूंगा। मेरे समझ नहीं आया, मैं तो ऐसी बॉल फेंकी थी, मैंने ऐसी बॉल फेंकी थी, वो मान गया। तो उसने कहा ठीक है 10 लाख पर मंथ दे देना मेरे पर्सनल अकाउंट में, 1.2 करोड़ अगर आप मेरे को एनुअल दे दो। बैकग्राउंड में जो बंदे होते हैं जो काम करते रहते हैं, फ्रेश नहीं दिखाते,
उसका बैकग्राउंड का पार्टनर, आप एक रेवेन्यू कर रहे हो, क्योंकि आपकी खुद की डायरेक्ट इनकम नहीं बन रही है, फेस वाले की ज्यादा बन रही है। आपको दूसरा एक बंदा आया, उसने कहा 10 लाख रुपए में, ये वही ठीक है, ये कहीं ना कहीं फटेगा, मैं पैसे भी क्यों दूं इसे, ये मेरे पास भी आके क्या काम का, वो मेरी टीम को ज्वाइन कर रहा था, अच्छा भी देगा मुझे भी ज्वाइन कर लेगा। मैंने कहा सही है, मैंने कहा ये वही ठीक है। तभी वो 2-3 बड़ी बड़ी चीज तय करें, जैसे ही पैसा हैम्पर हुआ वो चीज फट जाएगी, क्योंकि हम ये काम काफी कर चुके, अनुभव हो चुके। जब आप 12वीं क्लास में होते हो, कॉलेज में होते हो, बड़ी इनोसेंस होती है, बहुत प्यारी इनोसेंस होती है हम सबके अंदर, हम ज्यादा भिड़े नहीं होते, एटलीस्ट मेरे अंदर मुझे यूँ लगता है कि काफी खुलापन था। मैं जब 21, 22, 23 साल का होता था, मुझे लगता था काफी चीज पता है। अब मुझे लगता है वो व्यक्ति कितना खुला था। ये जो उम्र में 35-40 वाले खिलाड़ी होते हैं ना, ये बड़े गहरे होते हैं, इनके शब्द कुछ होते हैं, इनके एक्शन कुछ होते हैं। तो वहां मुझे समझ में आया यार ये ऐसे पार्टनर है, वो आज भी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मैं तो मैसेज करके भी नहीं बताता तेरे भाई नहीं कर चले, अब वो आपस में सारे जज करेंगे, आपस में सारे गेस करेंगे कौन सा था, मेरा वाला था, उसका वाला था, सारे गेस करेंगे। बट दिस इज अ 100% ट्रू स्टोरी। सेकंड, फाइंड द स्नेक एंड गेट रिड ऑफ इट। आप ही की ऑर्गेनाइजेशन में सांप काम करेंगे। जैसे मैं एक बार बड़े अच्छे फाउंडर हैं, निर्मल जी है उनका नाम, तो वो भी राजस्थान में जोधपुर में ही है इनका उत्कर्ष या बाहर है, जोधपुर में है। जोधपुर। हाँ, तो देखो आज नहीं आ रहे हैं, उनका नाम भी आ गया। तो एक समय की बात है, आज से लगभग 2-2.5 साल पुराना। मैं मुझे कभी कुछ बताओ, मैं ऐसे कॉल कर लेता हूँ, जो भी उम्र में 20-30 साल बड़े रहते हैं, वो जान रहे होते हैं तो उठा लेते हैं, फिर मैं कहता हूँ आज मिलते हैं, फिर मैं पूछता हूँ 2-4 कुछ चीजें सिखाओ। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें सांप मिले और वो सांप तुम्हारा पूरा बिजनेस चला रहा हो, उस सांप को मारो, चाहे तुम्हारा पूरा बिजनेस अगले दिन बंद हो जाए, उस सांप को पहले काटना जरूरी है, अगले दिन चीज दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। वो वैसे भी फटना है, आप समझ में। पहले केस में स्नेक था 10L का, वो दिख नहीं रहा था, वो बड़ा सांप, उसको अजगर बोलते हैं, वो को फाउंडर सीट पे अजगर बैठा है। एक होते हैं सांप, तो इनका आपको ध्यान रखना है। तीसरा होता है गेट अ गुड टीम एंड टेक केयर ऑफ इट। इफ यू फाइंड पीपल हु आर नॉट स्नेक्स, हो सकता है इनिशियली आपकी साइज छोटी हो, आप भी अपने आप में टीम हो, फिर आप अपना एक बंदा लाओगे, 2 बंदे लाओगे, 3 लाओगे। गूगल भी अपने एम्प्लॉयज को 3 साल से ज्यादा नहीं रख पाता, मेरी भी कोई ज्यादा बड़ी इच्छाएं नहीं है, पर जब तक आप सस्टेन कर पाते हो 4 साल 5 साल, जितना 6 साल, जब तक आप इसको लेकर आपको करना चाहिए। अगर इफ समवन इज गुड इन योर टीम, आपको अपनी टीम रखनी चाहिए। मेरी कोशिश है मैं डेकेड्स तक ले पाऊं, तो देखते गेट अप। फिर है ट्री फाइट फॉर सनलाइट, कुछ भी लिख दिया मैंने, बस मेरे को समझ आता है। पहले मैं जब कॉलेज में जाता था तो मैं बोलता था अगर आपको शहर की सबसे बड़ी इमारत बनना है तो उसके लिए शहर को मत तोड़ो, आप ही अपने आप को सबसे बड़ी इमारत बना लो। एक तो मैं सारी बिल्डिंगें जाके तोड़ दूं तो मेरी खड़ी है, एक है मैं अपनी बिल्डिंग पे काम कर लूं। ये था मेरा इनोसेंस। देखो मैंने कहा था 23 साल का व्यक्ति था जो थोड़ा इनोसेंट था। दिस वाज द इनोसेंस। खुद के ऊपर काम करो, दुनिया कुछ नहीं। दैट वाज द इनोसेंट वर्जन। अब नया डेफिनेशन है, लिमिटेड एरिया है, 1 या 2 ही पेड़ उग सकते हैं, तो बाकियों के पेड़ों के जड़ में कीड़े लगने जरूरी। समझ गए? बिल्डिंग वहां होती, वो पेड़ वहां होता, समझ रहे हो? वो दूध बेच रहा है, मैं सीमेंट बेच रहा हूं, तब कोई दिक्कत नहीं है। वो दूसरा पेड़ है, डिफरेंट पेड़, दोनों सीमेंट बेच रहे हैं। अब एक का मरना जरूरी है। क्या चीज समझ में है? क्योंकि अब शहर में बात नहीं हो रही, आपकी इधर 4-5 फीट में ही बात हो रही है। मेरे को पेड़ उगाने बड़े पसंद है, हमारा गार्डन है, उसमें देखते अगर एक नीम बीच में उग गया, वो नीचे के सारे लपेट जाता है। वो नीम अपने पहले 4-5 साल में अच्छा ग्रोथ लेता है, नीचे की चंपा वंपा सारी लड़ जाती है, तो साइड वाली चंपा बड़ी हो गई, उसके नीचे वाली चंपा वैसी बैठी, क्योंकि सनलाइट ही नहीं पहुंच पा रही। तो कीड़े लगाने होते हैं, लगते भी हैं, हमारे काफी टाइम तक लगे, मुझे पता ही नहीं चला। इस 10 लाख वाला, इसका नाम कीड़े लगाने वाला है, इसका काम ही है नीचे जा जाके सबका बैड मार्केटिंग करना, इसे इसका ही स्पेशलाइजेशन है। इसी को मैं लेकर आ रहा था। मैंने कहा यार ये जिसके साथ है उसी का सगा नहीं,
तो ऐसे कई सारे आपको प्लेयर्स मिलेंगे। कभी शायद एक सर्वे आया था यूनाइटेड स्टेट्स में, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप वेंचर्स जो काफी $1 बिलियन और काफी बड़े प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, फाउंडर की एवरेज एज क्या है? 42 most successful founders in United States of America are of the age of 42, जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस करे हैं प्रॉफिटेबल तरीके से, लार्ज स्केल बिजनेसेस, छोटे मोटे की बात नहीं। पर अगर आप सोशल मीडिया पे रहोगे तो आपको बिल गेट्स दिखेंगे, मार्क ज़करबर्ग दिखेंगे, कॉलेज ड्रॉपआउट्स दिखेंगे, कोई मेरे जैसा दिख जाएगा कभी, नहीं जल्दी में करूं। असली में तभी मैंने कहा था फर्स्ट डेकेड, सेकंड डेकेड, थर्ड डेकेड। आपका मैक्सिमम पोटेंशियल थर्ड डेकेड में आएगा 40s के अंदर। सिमिलरली मैं भी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल थर्ड डेकेड के अंदर देखता हूं, तो क्योंकि तब आपका इनोसेंस चला जाता है, मेजॉरिटी ज्यादा आती है। वो कहते हैं ना, भिड़ोगे तब समझ में आएगा। बी केयरफुल ऑफ एल्डर टीम मेंबर्स। आई वांट अ यंग टीम। मैं एक बार उनसे मिला था, सीआर चौधरी, एलएन के अंदर आफ्टर द 4 ब्रदर्स हियर नए जो सेंटर खोलने थे। आई वाज लुकिंग फॉर अ केमिस्ट्री टीचर। वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, पता नहीं कहां से कॉल आया, वो दिल्ली में थे, हमने दिल्ली में मीटिंग करी। फिर बाद में उन्होंने बताया मैं तो एलएन चलाता हूं। मैंने कहा आप फिर क्यों है कि आप केमिस्ट्री रोल ना पढ़ाओगे? उन्होंने कहा मैंने तुम्हें देखा था, मैं मिलना चाहता था। मैंने कहा आप भी कुछ सिखाओ, फिर आए हो तो उन्होंने कहा कि अपन अपने से बड़ी उम्र के लोग मत लेकर आना, स्पेशली आईआईटी के मत लेकर आना। इन सबके मन में खुद का स्टार्ट करने की इच्छा होती है और बहुत बड़ा कीड़ा होता है, चाहे चले किसी का ही लिमिटेड का, पर वो बहुत ज्यादा है। जब तक आईआईटीएंस की लाइन आपके गेट के आगे लंबी ना हो 25 और आप देख रहे हो 26 आया नहीं आया, उससे पहले आईआईटीएन नहीं लेना, प्लस बड़ी उम्र का नहीं लेना है। मैं उस एडवाइस से काफी ज्यादा एग्री करता था। उसके बाद उन्होंने एक कोट और बोला था, बोल देंगे यहाँ पे, उन्होंने कहा था नहीं तो वो तुम्हारे कंधे पे खड़े होकर तुम्हारे कान में सुसु करेंगे। मैं हिंदी में नहीं बोलना चाह रहा था इसको पूरा, उन्होंने देसी में बोला। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने से 20-20 साल बड़े उम्र के लोग ना लूं, until unless मेरी शायद कोई भी नहीं है 20 साल से बड़ी उम्र का। मेरे बीच में जेई कैटेगरी के अंदर मजबूरी पड़ती है बहुत बड़े सीनियर टीचर लाने की, पर वो क्या करें। तो जेई टीचर देखे थे लास्ट ईयर के, पता नहीं आपको शायद पास, बहुत सारे सीनियर टीचर्स, आई डोंट थिंक उतने सीनियर टीचर्स अभी एक साथ दोबारा आ बिठाए हैं। वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीचर्स थे। हमने एक साल में सिर्फ लिमिटेड टीचर्स पे 25 करोड़ रुपए दिए थे सैलरीज में, एक साल के अंदर, नो फंडिंग, बूटस्ट्रैप। मेरे कर्म अच्छे थे पिछले जन्म के, जो मैं उस साल को प्रॉफिटेबल सरवाइव कर गया। होता है या नहीं होता पता नहीं, मैंने कुछ लोग देखे ज्यादा खर्चा करते हैं, कुछ लोग हैं जिनसे खर्चा नहीं होता। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरी उम्र शायद 21.5 साल के करीबन रही होगी। मेरी उस टाइम बैंक में आराम से 1 CR से ऊपर थे बैंक के अंदर सेविंग्स, और मैंने अपना जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो किसने किया था, किससे किया था, ग्रो का ऐप था। मैं मेरा दोस्त साथ में बैठे थे, हमने कहा थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ डालते हैं इसमें, एक हो सकता है 6 महीने आगे पीछे हो, तो उतना ही याद नहीं आ रहा मुझे। मैंने 7,000 रुपए डाले और मैंने कहा भाई बहुत पैसा डाल दिया आज तो, क्योंकि आपको उस टाइम वही मतलब नेचर है, मेरे से नहीं एकदम से नहीं होता, बड़े धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे आप रिक्वेस्ट स्टेटमेंट डालोगे एकदम से बड़ा चेक खुल जाएगा। और उधर ऐसे वीक लीगल सिस्टम, अगर इंडिया के अंदर आपका लीगल कमजोर है, आप वो खा जाएंगे लोग। तो एक चीज का छूट जो हमारी से स्ट्रॉन्ग रही वो थी लीगल के ऊपर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ थी। जैसे ही कुछ होता था लीगल सीधा भेज देते थे, नोटिस भेजते थे, पूरी टीम बैठा रखी है, केसेस कर देते हैं धड़ाधड़, पर पहले किसी को नहीं छेड़ते। मान लो कोई आपके साथ छेड़ रहा है, क्या करो, जाके आप मुंह पे कुछ कह नहीं सकते, इंटरनेट पे आप हो,
घर जाके पीटना जुर्म कहलाता है। तो अब आप क्या करो? एक मात्र लीगल हेल्प बचती है, वो आपको लेनी पड़ती है। तो अगर आपका वीक लीगल सिस्टम है, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पे मेरे फादर के डिग्री मेरे को हेल्प करी, फादर गवर्नमेंट में भी थे, प्लस उनको पढ़ने का इंटरेस्ट था, तो वो लीगल बैकग्राउंड उनका है। तो मेरे को कभी खुद अपनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ी। मैं बस कई बार तो मेरे पास मैसेज आता है, मुझे आज भी याद है, ये 200 करोड़ की कंपनी चला रहे थे, मेरे पास मैसेज आया, प्रॉफिटेबल नहीं है, वैसे वाली 200 करोड़ है। तो आया मैसेज, अमन आपका यार कुछ हाई कोर्ट का नोटिस है, 2 दिन में वेबसाइट हमारी डोमेन को बंद कर देंगे, और हमारे डोमेन से पता नहीं कितने 2000 क्रिएटर्स का चलता है, वो ऐप प्रोवाइडर थे। तो आपकी टीम ने केस कर दिया। मैंने तो नहीं किया। उन्होंने कहा आप नहीं किया है, चेक करो। फिर मैंने पूछा तो पता चला हाँ करा है। वो पहले नोटिस जाते हैं, आप ईमेल का रिप्लाई नहीं देते तो फिर जस्ट स्टेटमेंट दे देता, वो पायरेसी चल रही थी, उसके ऊपर कुछ चीजें थी, तो वो फिर उस चीज को हटवाया गया। उस टाइम मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा मैं इंडिया में काफी फर्जी रईस है। फर्जी रईस मतलब वो आपको बोलेंगे इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, पर अगर आप उनको कहोगे कि भाई यहाँ पे 10 करोड़ रुपीस रखो, तो उनसे रखे नहीं जाएंगे, वो बातें 400 करोड़ से कम की नहीं करेंगे। पर आप उन्हें कहोगे 24 आवर्स के अंदर इस टेबल पे 10 करोड़ रख दोगे, उनसे नहीं रखे जाएंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है, स्पेशली सारे नॉन प्रॉफिट वेंचर्स का। तो केस हुआ, उन्होंने कहा अमन इस केस को वापस ले लो। मैंने कहा यार आप करो, इसमें एक फाइलिंग होती है। हमने कहा ठीक है, हम इसको हटाएंगे, हमें आपकी वेबसाइट डाउन नहीं करानी थी, कोर्ट ने ज्यादा ही बड़ा ऑर्डर दे दिया था। तो हमने कहा इसको वैसे कर देते। उन्होंने कहा आउट ऑफ कोर्ट कर दो। तो मैं उसमें पढ़ता नहीं, वो लीगल टीम का आउट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे, कल को कर रहे तो आपको कोर्ट की एक स्टेटमेंट लेनी होती है, पर उसके लिए लॉयर को कुछ पैसे देने होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कुछ फीस लगती है। उन्होंने कहा मैं हमारी बहुत खराब हालत है, हम ये नहीं कर पाएंगे, प्लीज आप एडजस्ट करें। तो मैंने कहा ये चीज हटवाने के लिए मुझे भी तो कई लाख लगाने पड़े होंगे टीम को। तो मैं कहा तो फिर उन्होंने इवेंचुअली लगाई, उन्होंने वो चीज हटाई। 1.5 महीने बाद उन्होंने पेश किया, अमन क्या आप अपनी वेबसाइट हमारे लिए शिफ्ट करना चाहें? मैंने कहा अभी तो तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं थी, अब पूरे कैसे उठा लोगे? नहीं अब वो हम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम एबिटा पॉजिटिव हो गए हैं। चार्ली मुंगर कहते हैं एबिटा एबिट ये सब फालतू वर्ड्स हैं। जब किसी का प्रॉफिट वगैरह नहीं होता तो आदमी कहता है नहीं ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, फिर कहता है ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एबिटा प्रॉफिट आ गया, टैक्स के बिना ऐसे है वगैरह वगैरह। पुअर इन अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट, आपको अकाउंट्स की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो अब चाहे आप अपने इंटरेस्ट से ले लें या आप किसी अच्छे प्रोफेशनल से सीख लें। आपको लगेगा सीए आपको सब कुछ बता सकते हैं। सीए एक आपको टूल की तरह हेल्प करेगा, थॉट आपका होगा, आप बताओगे क्या ऐसा किया जा सकता है, फिर वो बताएंगे हाँ। क्योंकि जितने भी सीए फर्म्स हैं उनके पास एक क्लाइंट नहीं कई क्लाइंट होते हैं, 10 20 30 क्लाइंट, और रिटेलर पे चलता है कि हर साल का इतना ऑडिट का इतना पैसा ले लेंगे, तो उनके पास काफी अपनी टीम रखेंगे, पर उनके पास क्लाइंट्स बहुत होंगे, वो आप पे स्पेसिफिक ध्यान नहीं दे रहे होते। फंडिंग वाले तो एक एडिशनल सीएफओ रखेंगे क्योंकि फंडिंग में उठानी है, बाकी सब भी रखना है, पर अगर आप धीरे से करोगे तो आप ही को सारा दिमाग लगाना होता है। तो आपका अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट, आपका कुछ ऐसा एक नेटवर्क होना चाहिए जिसके साथ आपकी नॉलेज शेयरिंग टाइम टू टाइम होती हो, और क्या आपके साथ सही नॉलेज शेयर करी जा रही है, क्योंकि सेम जगह पे रियल भी मिलना मुश्किल है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो 3 चीजें हैं, पता नहीं यार, या तो उम्र के साथ लोग बहुत शाने हो जाते हैं। तो मान लो ये स्पीकर खराब है, ठीक है, और ये 2 चल रहे हैं, अगला आके बोले तो मेरा यही स्पीकर सबसे अच्छा है, इसमें जो बेस है ना वो किसी में नहीं है। इस तरह की नॉलेज शेयरिंग होती है सेम वर्टिकल के अंदर। तो आप किसी सेम वर्टिकल वाले से भी एडवाइस लोगे तभी वो आपको सही नहीं बताएगा। वो क्यों बताएगा? पुअर इन इंडिया इज लिलिपुट इंडिया स्मॉल बिजनेसेस एंड रीजनल, ये हमने पढ़ लिया था। विल अर्न मनी फॉर यू, आपको लग गया मैंने यहाँ पैसा डाल दिया या साथ में बस जुड़ जाता, ये प्रोजेक्ट नहीं है कि सबको एक बार बराबर मार्क्स मिल जाएंगे। जो वीटीवी प्रोजेक्ट होते हैं ना, 3 बंदे बनाते हैं, एक साथ में ऐड ऑन हो जाता है, या एक बनाते हैं और बाकी 3 साथ में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे सेम नहीं चलेगा। तो ये 10 मिस्टेक्स थे। बाकी इस आप में से किसी की कोई लास्ट
आखिरी प्रश्न हो आज के सेमिनार के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। हेलो, हाँ जी। ये स्टॉक मार्केट की बात करी थी। मैंने थोड़ी कम बात करी। हाँ बताओ। हाँ, बट बहुत कम बात करी थी, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह की भी बात करी थी। सो एज अ बिगिनर, जैसे हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एंड अगर किसी को सीखना हो इसके बारे में तो फिर कैसे सीख सकते हैं? जैसे यूट्यूब पे भी बहुत मिनिमल है इसके बारे में, और अगर कोई बताता भी है तो बहुत ज्यादा अबंडेंट है, बहुत ज्यादा अबंडेंट है। बट हमें ये नहीं ना पता कि कौन अच्छा है या कौन रिलायबल है, कहाँ सीख सकते हैं। आपकी भी वीडियो थी एक फाइनेंस के ऊपर, उसमें भी आपने बस एक देख लो, फिर अपने मम्मी पापा से बात करो अगर उनको नॉलेज है, और अपनी एक्टिव इनकम पे ध्यान दो। उतना ही ज्ञान काफी है, आपको 7% से ज्यादा की रियल ग्रोथ नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस आपका फुल टाइम काम ये लोग पोर्टफोलियो मैनेजर ये आपकी कंपनी होती है बना देंगे, मार्जिन देंगे, जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका मार्जिन देंगे। तो हर कोई बीच का बचोला बना हुआ है, ब्रोकर बना हुआ है, गारंटी किसी की है नहीं। आप जैसे अगर आपने वही बताया ना, आपके पास 10 लाख रुपए या चलो 1 लाख रुपए आपके पास, तो 30 साल में वो 8 से गुना कर दो, 2 4 8 तो 8 लाख हो जाए। 10 लाख है तो एक तो जो क्वेश्चन पूछता है ना वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है अरे वाह, फिर कैसे ठंडे हो रखे थे। अच्छा देखो यार, यूजुअली जो मैंने देखा है, आपको मैंने आंसर दिया था यहाँ पे शुरुआत में भी, और जो आप पिक कर पाए हो, मैंने कहा मैं 100 आइडियाज ढूंढूंगा, उनमें उनके आइडिया देखूंगा। ये देखो अब आपको लगेगा मैं बात झूठ बोल रहा हूँ, आप एक्शन देख लो। मैं तो यहाँ सेमिनार में हूँ, आप बाकी लोगों के एक्शन देखो कहाँ डाल रहे हैं। तो पैसा होता है फाउंडर के ऊपर इन्वेस्ट, समझ में आए? तो या तो आप पुराना कोई बिजनेस है जिसमें बहुत प्रॉफिटेबिलिटी दिखा चुके हो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जैसे आईआईटी से ऊपर क्रेडिबिलिटी आप क्या लोगे, आपने पैसा बना रखा है, आप कहीं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल अच्छे लेवल पे जा चुके हो, एग्जिट भी कर दिया, बेच भी दिया, नया धंधा करना चाह रहे हो, अब आपका वोट आ गया, अब आपको डिग्री नहीं चाहिए। पर अगर आप स्टूडेंट मेरे से पूछोगे तो पैसे में इन्वेस्ट होने में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखी जाती है वो देखा जाता है फाउंडर कौन है। क्या मेरे को बस ये डर है, क्या आप टिकोगे 3 साल, क्या आप 4 साल टिकोगे, क्या आप इसको पूरा बनाओगे, समझ रहे हो? फिर देखा जाता है आप कितने वेल ऑफ हो, बहुत ज्यादा अमीर हो तो कहीं होगी ना हो पैसे की, पापा जी समझ रहे हो? तो बैठ किया जाता, किसी को आपने बेसिक फंडामेंटल्स पे देख लिया, क्या फंडामेंटल देखोगे, सबके ज्यादा रेवेन्यू होता नहीं, ठीक है, आपको किस कैटेगरी से ज्यादा नॉलेज है, पर एट द एंड सब क्या बोलते हैं, 100 में डाला 2 चल जाएंगे, 100 में डाला 4 चल जाएंगे, 10-20 ठीक ठाक चल जाएंगे, बाकी कोई बात नहीं। यही होता है। तो अगर मुझे अपना बेस्ट प्रोबेबिलिटी करनी है तो मैं वहां डालूंगा जिनमें फंडिंग सबसे जल्दी मिलती है, अगर मेरा वो रूट है। या फिर मुझे किसी को लंबा खींच के चलना है तो मैं 100 में जाऊंगा ही नहीं, मैं एक ही को पकड़ूंगा, मैं 2 भी नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि दोबारा 2 कर दो चल जाएंगे, और उस एक पे ही पूरी ताकत लगा दूंगा। आप समझ रहे हो?